अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 31 और जावास्क्रिप्ट बेसिक्स की ये क्लास नंबर 7 है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार एचटीएमएल के हमें बेसिक्स की 2-3 क्लास पढ़ाई, सीएसएस की बेसिक्स की 2-3 क्लास पढ़ाई, यानी जावास्क्रिप्ट की 7वीं क्लास आ चुकी है। तो इसकी क्या वजह है कि जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स ही खत्म नहीं हो रहे? आपके माइंड में भी ये सवाल होगा ना कि यार जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स खत्म ही नहीं हो रहे। अभी बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर इंटरमीडिएट भी हमें पढ़ना है, फिर एडवांस भी पढ़ना है। तो उसकी वजह ये है कि क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावास्क्रिप्ट में बेसिक में ही बहुत सारी चीजें हैं और बेसिक ही मेन चीज है जावास्क्रिप्ट में। अगर आपका बेसिक ही कच्चा रहेगा ना जावास्क्रिप्ट में, आगे नहीं पढ़ पाओगे। तो सारी जो नींव है ना, जड़ जिसको हम कहते हैं, वो सारी बेसिक्स में ही वो जो है अराउंड उसके घूम रही है। तो जितना हमारा बेसिक्स पक्का होगा उतना ही हमारे लिए बेहतर है। राइट। सो आज है 7वीं क्लास जावास्क्रिप्ट बेसिक्स की और आगे भी 2-3 क्लासें और है, मेरे ख्याल से 10 क्लासेस तक जाएंगी ये बेसिक्स। उसके बाद हम इंटरमीडिएट पे जाएंगे, तो इंटरमीडिएट में भी मेरे ख्याल से 10 क्लासेस इसमें भी लग जाएंगी। उसके बाद एडवांस का पार्ट है। अगर आपका बेसिक और इंटरमीडिएट अच्छे से कवर हो गया ना, एडवांस आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है। सो मैं अभी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे बताइएगा जब भी शेयर हो जाए। तो भाई स्क्रीन शो हो रही है? यस सर, हो रही है कोई लेग वगैरह तो नहीं आ रहा वॉइस में? सर। नहीं, ठीक आ रही है। ठीक है अजमल भाई, चलो शुरू करते हैं। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि आज हम पढ़ने वाले सर, हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। जी 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 साद भाई। स्क्रीन अभी तक मेरे पास शेयर नहीं हुई। आपके पास शायद इंटरनेट का मसला हो, आई थिंक होगा, क्योंकि अजमल भाई के पास स्क्रीन शेयर हो रही है। राइट अजमल भाई? यस चलो सर, मैं छोड़ 1 दीजिए। मिनट लीव करके फिर से आता हूँ। ठीक है। अब हो गई, अब हो गई है। ठीक है भाई, आप अपना स्क्रीन जो इंटरनेट है ना वो ठीक करें तो इंशाल्लाह ये लेग वगैरह आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि आज इंटरनेट मेरे पास काफ़ी फास्ट चल रहा है। तो आई गेस के मेरे पास मेरे मेरे जो एंड से आपके पास कोई भी जो है लेग दिखने में नहीं दिखेगा। अच्छा, ये जूम जूम ठीक है या इसको और बड़ा करूँ? इसको और जूम करने की नीड है कोड को? अजमल भाई? सर थोड़ा छोटा दिख रहा अच्छा, मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ। ये ठीक है? है। जी बिल्कुल सर, अब ठीक है। ठीक है, तो आज हम इस पे करने वाले हैं। एक मिनट, कंसोल को मैं ऊपर कर लेता हूँ। तो ये ऑनलाइन आईडी है, स्टैक बिल्ड्स की वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपको ये ब्राउज़र वाला सेटअप भी मिलता है। और यहाँ पर नीचे जो हम कंसोल यूज़ करते हैं ना, ये जो उस पे जाके हम कंसोल यूज़ करते हैं, ये कौन सा कंसोल मैं आपको दिखाता हूँ, जो हम शुरू शुरू से यूज़ करते हैं इंस्पेक्ट पे जाके। अ, ये जो कंसोल हम यूज़ करते हैं ना यहाँ पर, ठीक है, उसी को ही इन्होंने अपने इस आईडीई में इंटीग्रेट कर दिया। अच्छा, आईडीई क्या है? अब आईडी का वर्ड आ गया है तो पुरानी चीज़ें रिपीट हो जाए। साथ भाई, व्हाट इज आईडीई? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये हमने शुरुआती क्लासेस में पढ़ा था जब हम एचटीएमएल शुरू की थी। तो भाई आईडी है क्या? मुझे अब थोड़ा रिवाइज कराओ सर, आप ये एक लोग। एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर हमें कोड रन करना होता है। एक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर हमें कोड रन करना होता है, जी सर, ये बस कोड रन इसके अलावा करने कुछ के नहीं? लिए एक एनवायरनमेंट होता है। बस रन करने के लिए ही? ये सर मेरे सिर्फ ख्याल से कंसोल खाली। मैंने ये कंसोल मैंने यहाँ खोला है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कंसोल खोला है, ओके। एक मिनट ये खुल जाए। तो आपके ख्याल से ये कंसोल जो है एक आईडी है आपके हिसाब से? ये क्योंकि कोड को रन कर रहा है ना, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कर रहा है। +2 लिखूंगा तो 4 दे देगा, ठीक है। तो दिस इज दिस आईडी आपके हिसाब से? नहीं सर, ये आईडी नहीं है। तो आईडी है क्या बेसिकली? क्या है सर वो आईडी? एक उसे वो कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है। ये भी तो इंस्टॉल है हमारे पास ब्राउजर में। ब्राउजर कहाँ इंस्टॉल है हमारे पास? कंप्यूटर में सर इंस्टॉल ये है। सर ये कंसोल खाली टेस्टिंग के लिए होता है। अच्छा अजमल भाई, आप इसको थोड़ा बताएंगे? सर ये साहब भाई, आपने आईडी कुछ कुछ ठीक कहा है, पर मैं एक सही आंसर ढूंढ रहा हूँ। जी। सर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडी स्टैंड करता है सर, और ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि प्रोग्रामर्स को हेल्प करता है कोड रन करने में।
कोड रन करने में सिर्फ? सर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप करने में हेल्प करता है सर, इसमें हम कोड लिखते हैं सर। हाँ हाँ, तो साथ भाई आईटी का मतलब ये है कि इसमें हमें वो सारे टूल्स मिल जाते हैं जो एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज होते हैं। लाइक इसके अंदर आपको एडिटर मिल जाएगा, इसके अंदर आपको कंसोल, जैसे ये कंसोल मिल रहा है, एडिटिंग के लिए आपको यहाँ पर कोड एडिटर मिल रहा है। ठीक है, सारी चीजों का एक मिश्रण है। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब होता है? काफी चीजों को मिलाया गया है, इंटीग्रेटेड। तो यहाँ पर ये सेम कोड आप नोटपैड पे भी लिख सकते हो। नोटपैड को तो पता है ना, कंप्यूटर पे जो नोटपैड होता है, ये सेम कोड आप नोटपैड पे लिख सकते हो। पर आईटी में लिखने का फायदा ये है कि आपको जो है ना, यहाँ पर जैसे मैं कंसोल लिख रहा हूँ तो देखो मेरे पास यहाँ पर ये जो है सजेशन आ रही है। ठीक है, तो ये मुझे कोड को फास्ट लिखने में हेल्प करती है। और दूसरी चीज क्या है, ये देखो अलग से कलरिंग आ रही है। अगर यही काम मैं अगर उससे करता, कौन सा है अपना, नोटपैड से करता, तो कितना मुश्किल होता मुझे। हर चीज खुद से लिखनी पड़ती, कोई सजेशन नहीं होती, कोई भी कोड हाईलाइटिंग नहीं होती। ठीक है, मतलब हर चीज मुझे मैनुअल करनी पड़ती है, मेरे लिए सर दर्द बन जाता है। तो आईटी में क्या होता है कि उसके अंदर कोड हाईलाइटिंग मिल जाती है, उसके अंदर आपको एक इंटीग्रेटेड टर्मिनल मिल जाता है। टर्मिनल से क्या मतलब, जो उस कमांड प्रॉम्प्ट हम खोलते हैं ना, वो कमांड प्रॉम्प्ट आपके जैसे वीएस कोड में आपने देखा होगा, टर्मिनल के नाम से वो खुलता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी वो काफी चीज, यहाँ पर टर्मिनल नहीं है, पर यहाँ पर उन्होंने कंसोल हमें प्रोवाइड कर दिया है कि भाई इसके अंदर तुम भले अपना जो भी कोड यहाँ पर लिखोगे, वो यहाँ पर कंसोल में इसका आउटपुट है। जैसे मैं यहाँ पर इसको मैं रन करूंगा ना, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, 1 मिनट। यार ये क्या सर मैं कॉपी एक पेस्ट हो मिनट गया। के लिए लीव करके इंटरनेट को रीसेट करके आता हूँ, थोड़ा मसला है मेरे पास। ठीक है, आप आ जाए। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा जावा स्क्रिप्ट। तो ये देखो, यहाँ पर मुझे इसी ने यहीं पे ही आउटपुट दे दिया। तो ये फायदा है आईडीई का कि उसके अंदर काफी सारे जो टूल्स हैं आपको मिल जाते हैं, कोड को लिखने के, कोड को रन करने के लिए। मतलब काफी सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये है आईडीई। अगर कोई भी आपसे पूछे तो ये जवाब देना है। ठीक है, सिर्फ कोड रन करने के लिए यूज नहीं होती है, कोड को लिखना, उसमें आपको सजेशन जो मिलती है वो, उसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स, जैसे वीएस कोड में आपको एक्सटेंशंस मिलते हैं। ठीक है, तो वैसे हमारा ये टॉपिक नहीं था, पर मैं सोचा कि पुरानी बातें रिपीट हो जाएं तो ये कि आपके लिए अच्छा हो जाता है। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यकीन मानो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को जो है ना, अच्छे से समझना है आप लोगों को। ठीक है, इसको बार बार इस लेक्चर को देखिएगा, ताकि आपको ये दिमाग में फिट हो जाए। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आपके प्रोग्राम के फ्लो को डिसाइड करता है। मैं आपका प्रोग्राम चलेगा कैसे। ठीक है, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, सारे टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, मैंने शुरू से एक एक चीज आपको बताऊंगे, फ्लो ऑफ प्रोग्राम क्या होता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर है क्या, बेसिकली इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, कंडीशन क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है, ये सारी चीजें वहाँ इन चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। अगर कोई प्रोग्रामिंग जो है बैकग्राउंड से होगा, जैसे अगर सी और सी प्लस प्लस पढ़ी होगी, तो उनको पता होगा भाई इफ एल्स क्या है, लूप्स क्या है। ये सारे क्या है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप कान खोल के सुनिएगा, दिमाग खोल के, बिल्कुल सारी चीज़ों को तवज्जो हटा के इस लेक्चर पे तवज्जो दें, ताकि आपको इस आगे जाके ना मसला ना हो। अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे आप रिएक्ट पे सही तरीके से काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि रिएक्ट पे एक आती है कंडीशनल रेंडरिंग। मतलब आपको जो है कोड कैसे कंडीशन के थ्रू जो है वो, जैसे कि अगर आपको बटन पे लॉगिन की जगह लॉग आउट शो करना है, तो आप वहां पर कंडीशन लिखते हो, अगर बंदा लॉगिन है तो उस बटन पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको लॉगिन से लॉग आउट पे चेंज कर दो। ठीक है, तो अभी मुझे पता है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ये मैं क्या बोल रहा हूँ, पर मेन चीज ये है कि मेन मुद्दा है कि आपको ये जो है ना कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये अच्छे से समझना है। अगर मेरे पास से समझ में नहीं आ रहा है तो आगे यूट्यूब से भी आपको, यूट्यूब पे भी जाना है और वहां से भी समझने की कोशिश करनी है। ये बहुत सिंपल है, मैं तो आपको पता है बिल्कुल सिंपल करके समझाता हूँ। ठीक है, तो मेरी अगर समझ में नहीं आती इन केस, तो आप यूट्यूब पे जा सकते हो, बेशक वहां पर और भी लेक्चर्स पड़े हुए हैं। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है भाई, व्हाट डज इट मीन बाय फ्लो प्रोग्राम। क्योंकि कंट्रोल स्ट्रक्चर की अगर आप डेफिनेशन देखोगे ना, कंट्रोल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देखोगे तो कंट्रोल स्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि फ्लो ऑफ प्रोग्राम है क्या। ठीक है, व्हाट डज इट मीन बाय फ्लो प्रोग्राम, तो उसको समझते हैं। ये मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ, सो उसको अगेन देख लेते हैं। ये 1 मिनट।
फ्लो ऑफ प्रोग्राम की डेफिनेशन मैंने लिख रखी थी, व्हाई इट इज नॉट शोइंग हियर। 1 मिनट मुझे दीजिएगा, क्योंकि ये मेरे पास उसकी डेफिनेशन शो नहीं कर रहा फ्लो ऑफ प्रोग्राम की। अच्छा सॉरी, मैंने इसकी हेडिंग को चेंज नहीं किया, ठीक है? यहाँ पर ये फ्लो ऑफ प्रोग्राम की डेफिनेशन लिखी हुई है, पर इसकी हेडिंग को मैं 1 मिनट तो अपडेट कर लूँ। यहाँ पर सॉरी फॉर द लेट, इसकी जो है ना हेडिंग गलत हो गई थी। मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, 1 मिनट लगेगा बस। फ्लो ऑफ प्रोग्राम, ये आपको नहीं दिख रहा होगा कि ये स्क्रीन आपके पास शेयर नहीं है, ठीक है? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर क्या कर रहे हैं ये। मैंने यहाँ से तो मैं पुश कर रहा हूँ यहाँ से गिटहब पे, ताकि चेंजेस वहाँ पर भी आ जाए। अच्छा, अभी इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो होपफुली ये ठीक हो चुका होगा। हाँ, ये आ गया, देखो अपडेट हो गया। ओके, तो हम पढ़ने वाले हैं कि भाई फ्लो ऑफ प्रोग्राम होता क्या है, ठीक है? तो फ्लो ऑफ प्रोग्राम कुछ भी नहीं है भाई, आपका जो आपने जो स्टेटमेंट्स लिख रखी हैं, आपने जो कोड लिख रखा है ना, उसको जावास्क्रिप्ट कैसे पढ़ता है, उसी को हम फ्लो प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है? तो वही डेफिनेशन लिखी हुई है। द फ्लो प्रोग्राम रिफर्स टू द ऑर्डर इन विच स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम्स रन टाइम। रन टाइम कौन करता है? जावास्क्रिप्ट इंजन ही करता है ना। तो जावास्क्रिप्ट इंजन कैसे उसको जो है रन करता है, तो आपको पता है हमारा जो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है, अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, ठीक है? मैंने लिखा 1, मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, 2 3 4 5 6, ठीक है? 2 3 4 5 6। तो आपको पता है, ये देखो इसका आउटपुट भी आ रहा है 1 2 3। अजमल भाई मुझे बताएं, इसको जूम करूं और यहाँ ये ठीक है, अब विजिबल है आपको? सर वैसे वाले सही है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मुझे आउटपुट दे रहा है ये जो मैंने यहाँ पर लिखा। तो आप देखें कि बिल्कुल एक सीक्वेंस में, सीक्वेंशनल ऑर्डर में आ रहा है, मतलब एक के बाद एक चीज चल रही है। आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जावास्क्रिप्ट का इंजन क्या करता है, टॉप टू बॉटम कोड को पढ़ता है। तो जावास्क्रिप्ट किस फ्लो को फॉलो करता है? टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करता है। कैसे? पहले इसको पढ़ेगा, फिर ये नीचे आएगा, इसको पढ़ेगा, फिर इसको। ऐसे नहीं होगा कि भाई यहाँ से पढ़ के डायरेक्ट 3 पे आ जाए, फिर 2 पे आ रहा है। देखो वही सीक्वेंस में आंसर आ रहा है 1 2 3 4, जो जिस सीक्वेंस में मैंने कोड को लिखा हुआ है। अगर इस सीक्वेंस को मैं चेंज करूं, यहाँ से इसको हटा के मैं 3 को लेके आ जाता हूँ, ठीक है? तो ये देखो 1 3 2 4 6 5 6, ठीक है? तो जो भी सीक्वेंस में, जो भी ऑर्डर में आप कोड को लिख रहे हो, जैसा कोड आप लिख रहे हो वैसा ही आउटपुट दे रहा है। इसको कहते हैं सीक्वेंशनल एग्जीक्यूशन, ठीक है? ये रहा सीक्वेंशनल एग्जीक्यूशन। तो जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट इस मेथड को फॉलो करता है, सीक्वेंशनल एग्जीक्यूशन अप्रोच को फॉलो करता है। स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द ऑर्डर इन विच दे आर अपीयर इन द कोड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है वो टॉप टू बॉटम को फॉलो करता है। तो ये इसका प्रूफ है कि भाई जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है, पहले इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके एग्जीक्यूट करने के बाद इसका एग्जीक्यूट क्या मतलब क्या होता है कि भाई यहां से एग्जीक्यूट किया, इसको पढ़ा और यहां पर आउटपुट दे दिया, इसको कहते हैं एग्जीक्यूट करना, ठीक है? उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करके आया इसके पास, इसको पढ़ा, यहां पर इसका आउटपुट दे दिया 3। इसके बाद यहां पर आएगा, इसको एग्जीक्यूट किया, इसका आउटपुट आ गया, फिर आगे बढ़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है, टॉप टू बॉटम जा रहा है, माने ऊपर से नीचे सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ते हुए आ रहा है, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट इस एग्जीक्यूशन, इस फ्लो को फॉलो करता है, ठीक है? तो कंट्रोल कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, अब आते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर पे। ये सारी चीजें ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, इस पे हम नहीं जा रहे। फ्लो ऑफ प्रोग्राम मुझे समझा दें, फ्लो ऑफ प्रोग्राम होता क्या है कि जावास्क्रिप्ट आपके प्रोग्राम को पढ़ता कैसे है, आपका जो आपको जो प्रोग्राम आपने लिखा हुआ है, आपने जो कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ता कैसे है, उसको हम फ्लो प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट सीक्वेंशनल अप्रोच को फॉलो करता है, ठीक है? जो जैसे आपने कोड लिखा हुआ है वैसे ही वो उसको चलाएगा। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या? कंट्रोल स्ट्रक्चर का सिंपल मतलब ये है कि भाई वो उस फ्लो प्रोग्राम को कंट्रोल करने में आपको मदद करता है। वो क्या करता है, उस फ्लो प्रोग्राम को आपकी मर्जी के हिसाब से, आपकी मर्जी के मुताबिक चलाने में आपकी मदद करता है, ठीक है? आप चाह रहे हो कि यार 1 के बाद डायरेक्ट 4 आए, तो ये आप कंट्रोल स्ट्रक्चर के थ्रू कर सकते हो, ठीक है? तो ये है कंट्रोल स्ट्रक्चर। जो जावास्क्रिप्ट का फ्लो है, जावास्क्रिप्ट के कोड के रन करने का फ्लो है, उसको कंट्रोल करना,
इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आ रही बात? जी अजमल भाई, समझ में आ रही है आपको? यस सर, यस सर, यस सर। कोई सवाल यहाँ तक? ताज भाई, आपको बात समझ में आ रही है? कंट्रोल स्ट्रक्चर है क्या और क्यों यूज करते हैं? सर मैं अभी अभी कनेक्ट हुआ हूँ। अच्छा चलो मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है? मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? तो हम ये पढ़ रहे थे कि भाई सबसे पहले कि भाई आज का हमारा जो चैप्टर है वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, और उसका भी पार्ट 1 है क्योंकि इसके पार्ट 2 और 3 भी आने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था कि बेसिक्स के तकरीबन 10 लेक्चर हो जाएंगे क्योंकि कंट्रोल स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर का ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो उसमें हम पढ़ रहे थे टॉपिक वाइज सारे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है भाई फ्लो प्रोग्राम। ठीक है, व्हाट डज इट मीन बाय फ्लो प्रोग्राम? ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप कंट्रोल स्ट्रक्चर की अगर डेफिनेशन पढ़ोगे ना, व्हाट डज इट मीन बाय कंट्रोल स्ट्रक्चर, अगर इसकी आप डेफिनेशन पढ़ोगे, कंट्रोल स्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। तो यहां पर डेफिनेशन लिखा हुआ है कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज होते हैं फ्लो ऑफ प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए। तो उस पे कंट्रोल स्ट्रक्चर पे जाने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा भाई फ्लो प्रोग्राम होता क्या है। ठीक है, ये तो मैं पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं बहुत, हर लेक्चर में आपको बताता हूं कि भाई जावास्क्रिप्ट किस अप्रोच को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहां पर जैसे मैंने कोड लिखा हुआ है, ठीक है, पहले ये लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग 1 3 2 4 5 6, तो उसका आउटपुट आपको यहाँ मिल रहा है। तो यहीं से देख के आपको पता लग रहा होगा कि जावास्क्रिप्ट कर क्या रही है। पहले इसको एग्जीक्यूट करेगी, इसको रन करेगी, उसका आउटपुट शो करेगी, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगी, उसका आउटपुट शो करेगी। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट क्या कर रही है? टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो कर रही है। ये जावास्क्रिप्ट की क्या है? एग्जीक्यूशन फ्लो है, इसको कहते हैं एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये क्या है? जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन फ्लो है टॉप टू बॉटम, इसको कहते हैं सीक्वेशनल फ्लो। ठीक है, समझ में आया जात साथ भाई? फ्लो प्रोग्राम जी क्या है सर। सिंपली? जी सर। फ्लो प्रोग्राम क्या है सिंपली? जो आपका जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है, वो कैसे जावास्क्रिप्ट की जो स्टेटमेंट्स है उसको एग्जीक्यूट करता है, कौन से फ्लो को फॉलो करता है? तो भाई वो सीक्वेशनल एग्जीक्यूशन को फॉलो करता है जिसमें टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो होती है। ये टॉप टू बॉटम अप्रोच क्या है? अब इसको साथ भाई थोड़ा आप डिफाइन करें कि टॉप टू बॉटम अप्रोच क्या है, जी सर, क्योंकि टॉप ये टू समझना बॉटम बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोच ये होती है कि पहले सर वो कोड जो पहले आएगा उसी को पहले सर्व करेगा वो। जैसे कि बिल्कुल। सर आपने लिखा है कंसोल डॉट लॉग 1, तो 1 से लेके फिर 3 करेगा, फिर 2, फिर 4, फिर 5, इस तरह से वो ऊपर से नीचे जाएगा। तो ये क्या है? जावास्क्रिप्ट का फ्लो ऑफ प्रोग्राम है। क्या है? जावास्क्रिप्ट कैसे कोड को पढ़ता है, इसी को हम फ्लो ऑफ प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, पहले इसको पढ़ेगा फिर इसको पढ़ेगा, तो ये क्या है? एक सीक्वेशनल तरीके से जा रहा है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जा रहा है। जैसे कि आपने कोड लिखा हुआ है वैसे ही उसको एग्जीक्यूट करते जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फ्लो प्रोग्राम। तो आप कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है? कंट्रोल स्ट्रक्चर नथिंग टू कंट्रोल द फ्लो प्रोग्राम। आपका जो फ्लो प्रोग्राम है ना, जावास्क्रिप्ट के जो ये डिफॉल्ट बिहेवियर है टॉप टू बॉटम का, इसको कंट्रोल करने को ही कंट्रोल स्ट्रक्चर कहा जाता है। आप चाह रहे हो कि यार पहले 1 प्रिंट हो और उसके बाद ये क्या करे, 4 को प्रिंट कर दे, ये 2 और 3 को प्रिंट बाद में करे, तो इसको कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब समझ में आया साथ भाई आपको? यहाँ तक कोई सवाल? जी सर, समझ आ गया। तो मुझे डिफाइन करें कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। जी, कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है साथ भाई? जी सर, कंट्रोल स्ट्रक्चर ये जो फ्लो ऑफ कंट्रोल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है कोड का, इसको कहते हैं। जैसे कि सर इसमें इसमें जो हो रहा है वो हाँ हाँ सीक्वेशनल हो रहा है। सर हाँ टॉप हाँ। टू बॉटम अप्रोच होगी इसके अंदर। हाँ तो कंट्रोल स्ट्रक्चर का इसमें क्या रोल है? सर, वो उसको एक किस्म का रास्ता दे रहा है कि आपको किस तरह एग्जीक्यूट करना है। टॉप टू बॉटम होगा सर इसके अंदर। नहीं, टॉप टू बॉटम तो होगा, पर कंट्रोल स्ट्रक्चर हम क्यों यूज कर रहे हैं मैं वो जानना चाह रहा हूँ। टॉप टू बॉटम तो वैसे ही यूज कर रहा है। जी अजमल सर भाई। वो फ्लो जी 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 साथ भाई कंटिन्यू करें। सर वो फ्लो को कंट्रोल करता है, वो अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करेगा। अगर हम चाहेंगे कि वो 3 को करे, वो 1 को ना करे, तो वो 3 को करेगा उसके जरिए। जबरदस्त, बिल्कुल कंट्रोल करना मतलब जो फ्लो चल रहा है उसमें छेड़खानी करना, सिंपल। मतलब 1 की जगह आप चाह रहे हो 3 आ जाए, 3 की जगह 2 आ जाए, पहले मतलब पहले 1 आ जाए फिर 2 आ जाए, मतलब ऐसे। इसी को ही हम फ्लो कहते हैं, मतलब कंट्रोल करना फ्लो को। इसी को ही कंट्रोल स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है? इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? सबको पता है इम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? मैं जो इम्प्लीमेंट वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब तो पता है ना सबको, इम्प्लीमेंट करना।
ऐसा तो कोई नहीं है जिसको इसका मतलब ना पता हो, क्योंकि ये टेक्निकल जार्गन्स में यूज होते हैं यार, कि हमें तो पता होता है क्योंकि हम टीचर है, डेवलपर है, पर नया बंदे है वो कंफ्यूज हो जाता है, इन्हीं टर्म्स में आ रही है इम्प्लीमेंट का क्या मतलब है। सो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि भाई इम्प्लीमेंट का क्या मतलब है। अजमल भाई, इम्प्लीमेंट सर क्या क्या चीज है? सर एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंट आई थिंक दोनों सेम है सर। नहीं समझ में आया मुझे। सर एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन ये दोनों। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। साथ भाई, इम्प्लीमेंट का मतलब पता है आपको? इम्प्लीमेंट करना, इस चीज को इम्प्लीमेंट करा दो। सर इम्प्लीमेंट करना मतलब एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट करना, इसको अच्छे से कौन डिफाइन करेगा इम्प्लीमेंट करने को? अरसलान भाई, इम्प्लीमेंट लागू करने से क्या करना मुराद है? चीज को, लागू किसी चीज करना। को लागू करना। तो इम्प्लीमेंट करना मुझे पता है, आप पता लग गया कि आप लोगों को पता चल चुका है, पर शायद हमारी क्लास फेलोज को पता ना हो, और क्लास फेलोज में कि इम्प्लीमेंट जो है वो इतना ज्यादा यूज्ड वर्ड तो है नहीं। तो इम्प्लीमेंट करना मतलब कि कंट्रोल स्ट्रक्चर के उस, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई इसके बिहेवियर को मैं कैसे चेंज करूंगा, तो उस चेंज मतलब कैसे चेंज करना है, उस तरीके को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो अगर मैं इजी एग्जाम्पल में समझाऊं आपको, ठीक है, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में? वो यूज करते हैं हम इफ एल्स, स्विच, फॉर लूप और फंक्शंस। ये सारी चीजें यूज होती हैं जावास्क्रिप्ट के, ये देखो। ठीक है, इफ एल्स, इफ, फिर इफ एल्स आता है, उसके बाद फिर लूप्स आते हैं, हम लूप्स आज नहीं पढ़ेंगे। और फंक्शंस कॉल्स जो लिखा हुआ है ये नहीं पढ़ेंगे, और एक्सेप्शन हैंडलिंग ये अभी नहीं पढ़ेंगे, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इफ एल्स और स्विच पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इफ एल्स और स्विच क्या है? ये कंट्रोल स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने का तरीका है, कि आप चाह रहे हो ना कि यार मेरा प्रोग्राम मेरे हिसाब से काम करे, तो वो कैसे काम करेगा वो डिसाइड करते हैं ये इफ एल्स और ये स्विच हो गया। ठीक है, सो इसको आगे देखते हैं। तो इफ एल्स पे जाने से पहले हमें समझना पड़ेगा भाई कंडीशन को। ठीक है, इफ एल्स पे जाने से पहले हमें जो इफ एल्स में चीजें यूज होती है ना, उसको पहले समझना पड़ेगा। तो इफ एल्स में हम जो टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हैं, जैसे कि कंडीशन हो गया, व्हाट इज कंडीशन, ये जो कंडीशन का वर्ड यूज हो रहा है ना, कंडीशन का वर्ड इसमें यूज होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स का वर्ड यूज होता है। ठीक है, और कंपैरिजन एक्सप्रेशन का वर्ड यूज यूज होता है उसमें। कंपैरिजन एक्सप्रेशन से आप ऑलरेडी ही मुखातिब हो, मुझे पता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। बाकी कंडीशन और कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है वो देख लेते हैं। तो इसकी पहले डेफिनेशन को देखते हैं, फिर मैं आगे बताता हूँ। A condition in JavaScript is a statement or expression that evaluates to either true or false. Conditions are used in control structure to determine the flow of the program. For example, in an if statement, the condition is evaluated, and if it's true, the code block inside the if is executed. ठीक है, मुझे पता है आपको घंटा समझ में नहीं आया होगा ये क्या लिखा हुआ है। तो कंडीशन को अगर अगर इसकी बात को अगर मैं अगर आपको समझाऊं, तो ये कहना चाह रहे हैं कि कंडीशन जो एक्सप्रेशन होती है ना, कंडीशन जो होती है वो या तो ट्रू या तो फॉल्स में इवेल्युएट होती है, या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अब इसको रियल लाइफ सिनेरियो में समझाता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। भाई मिसाल के तौर पे आपको जाना है मैकडोनल्ड पे या केएफसी पे जाना है, और बाहर चल रही है भाई बारिश, तो आप क्या करते हो? आप ये डिसाइड करोगे ना कि यार, कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो भीग जाऊंगा। ठीक है, तो आप ये डिसाइड करोगे या तो बारिश रुक जाए फिर जाऊंगा, या तो अगर आपको जल्दी है तो आप क्या करोगे? रेन कोट पहन के जाओगे या छतरी लेके जाओगे, अम्ब्रेला लेके जाओगे। राइट, ऐसे ही करोगे ना आप लोग, कि भाई अगर आपको मैकडोनल्ड जाना है और बाहर बारिश हो रही हो, तो आप ऐसे तो नहीं जाओगे, भीग जाओगे, तो आप क्या करोगे? या तो छतरी लेके जाओगे या तो आप जाओगे ही नहीं। ठीक है, या तो ये भी सिनेरियो होगा, या तो आप जाओगे ही नहीं, आप बोलोगे बारिश है मैं नहीं जा रहा, मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। जो कहते हैं ना आजकल बड़ी मीम चल रही है, प्रोग्राम तो बढ़ गया, बारिश हो गई प्रोग्राम बढ़ गया। ठीक है, तो ये सिनेरियो हम बनाएंगे आगे जाके। ठीक है, अगर आपको मैकडोनल्ड जाना है तो आपने प्रोग्राम बना लिया, आपका मूड हो गया यार मुझे मैकडोनल्ड का बर्गर खाना है या मुझे आइसक्रीम खानी है। ठीक है, तो आपको ये प्रोग्राम बना है, तो आप देख रहे हो अब बारिश हो रही है, आप सोचोगे, आप क्या करोगे? माइंड में सोचोगे कि यार अगर बारिश हो रही है, अगर यहाँ होगी या हो रही है, तो मैं या तो छाता लेके जाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट पहली कंडीशन ये है कि मैं छाता लेके जाऊंगा, या फिर मैं क्या करूंगा? रेनकोट पहन के जाऊंगा। दूसरी कंडीशन, या मैं रेनकोट पहन के जाऊंगा या फिर मैं जाऊंगा ही नहीं। ठीक है,
तो ये सारी चीजें किस पे बेस्ड हो रही है? बारिश होने पे। अगर बारिश होगी तो मैं छाता पहन के जाऊंगा, या फिर मैं जो है नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो कंडीशन ये कि भाई क्या करना है ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, करना क्या है, किस सिचुएशन में क्या करना है। अगर बारिश होगी तो आप क्या करोगे, अगर बारिश नहीं होगी तो क्या करोगे, बारिश होगी तो आप जाओगे नहीं जाओगे, सारी चीजें क्या आती कंडीशन में आ रही है। बात समझ में आ रही है? अभी हम एक्सेस करेंगे जब इसकी यस सर, आ एग्जांपल रही है। देंगे। कंडीशन क्या है, समझ में आ रहा है? इसको अगर कोई अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहे, अजमल भाई, कंडीशन से क्या मुराद है? अजमल भाई प्रोग्रामिंग से थोड़ा वाबस्ता है, इसलिए मैं बार बार उनसे सवाल पूछ रहा हूँ। जी सर कंडीशन का मतलब ये है कि यार मतलब हमें अगर सपोज टू ऑप्शन दिए थे, तो एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा। यानी ये टेक्निकल भाषा में नहीं बताओ यार, ऐसी भाषा में बताओ जो बिगिनर को समझ में आए। ये तो मैं भी बता सकता हूँ अगर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये बिगिनर लोग नहीं समझ पाएंगे ना यार, ये ट्रू फॉल्स क्या है, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सर रियल लाइफ एग्जांपल प्रेफर करता हूँ। सर कंडीशन ऐसा आप किस तरह एक्सप्लेन करूँ आपको? भाई कंडीशन ये है कि आप मिसाल के तौर पे कि भाई आपका पार्क है, ठीक है। अब मैं दोबारा एक अच्छी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि कंडीशन को समझना लाजमी है। आपका पार्क है, आपने वहां पर बोर्ड लगाया हुआ है कि 18 साल से कम के लोग अलाउ नहीं है। तो ये क्या है, 18 साल से कम के लोग अलाउ नहीं है, ये क्या कंडीशन है? आपने क्या लगा दी, एक बैरियर लगा दिया कि भाई 18 साल का कोई बंदा होगा वो ही मेरे पार्क में जा पाएगा, उसके अलावा वो उसको एंट्री नहीं मिलेगी। तो वो क्या है, वो जो हम बता रहे हैं कि भाई 18 साल का बच्चा, 18 साल से नीचे का बंदा पार्क में, जू में नहीं जा सकता। तो ये बेसिकली कंडीशन है। आपने कंडीशन लगा दी कि 18 साल से ऊपर होना चाहिए बंदा, दिस इज कॉल्ड कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन है। अगर यस सर। बारिश हुई, अगर बारिश हुई तो मैं छाता या रेनकोट पहनूंगा, अगर बारिश नहीं हुई तो मैं चले जाऊंगा, अगर बारिश हुई तो मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो बारिश हुई ये क्या है, ये आप डिसीजन किस बेसिस पे ले रहे हो? उस कंडीशन के बेसिस पे ले रहे हो कि अगर भाई 18 साल से कम का बच्चा है तो वो जब बोर्ड पड़ेगा तो अंदर नहीं जाएगा, अगर वो 18 साल से बड़ा होगा तब अंदर जाएगा। तो क्या है, वो डिसीजन ले रहा है। तो ये क्या है, उसकी डिसीजन कंट्रोल, मतलब जो मतलब डिसीजन कंट्रोल में उसकी मदद कर रहा है, डिसीजन लेने में मदद कर रही है। सारी कंडीशंस उसको डिसीजन लेने में मदद करती हैं। ठीक है, यस अब सर। समझ में आया? यस सर। ठीक हो गया। ठीक है, कंडीशन आपको समझ में आ गया। अब कंडीशनल स्टेटमेंट को देखते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है? तो कंडीशनल स्टेटमेंट भाई ये है, मैं आपको दिखाता हूं। इफ दिस इज कॉल्ड कंडीशनल एक्सेप्ट स्टेटमेंट। ये कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने लिख दी इफ। और इस कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या लिखते हैं, यहां लिखते हैं हम कंपैरिजन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन या फिर एक्सप्रेशन, या फिर कंपैरिजन एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन, या एक एक्सप्रेशन होनी चाहिए या एक कंपैरिजन एक्सप्रेशन होनी चाहिए। अब मुझे पता है ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर मैं आपको इसको सही तरीके से एक्सप्लेन करके बताता हूं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। और कंडीशनल स्टेटमेंट क्या मांगती है भाई, वो मांगती है हमारे पास कंपैरिजन एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन या कंपैरिजन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। अब कंपैरिजन एक्सप्रेशन क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं भाई। 2 इक्वल टू 2, ये क्या है, एक्सप्रेशन ही है ना। इसको एक्सप्रेशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये इवेल्युएट होगी एक आउटपुट में। ये हमें क्या दे देगी, एक आउटपुट देगी जो कि है ट्रू या फॉल्स। ये ट्रू या फॉल्स क्यों देगी, क्योंकि यहां पर हमने कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया हुआ है। और कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं, वो या तो ट्रू देते हैं या तो फॉल्स देते हैं। भाई समझ में आ रही है बात? यस सर। कंपैरिजन एक्सप्रेशन ये है। ठीक है, दिस इज कंपैरिजन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या लिखा था, इफ 2 इक्वल टू 2, अगर 2 इक्वल टू 2 है तो क्या करो, तो क्या करो कि यस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये प्रिंट करा दो, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। ये देखो आ गया, यस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्सप्रेशन बिहाइंड द सीन क्या हो रही है, ट्रू या फॉल्स में इवेल्युएट हो रही है। अगर इसका प्रूफ आपको देखना है तो कंसोल में देख लो, 2 इक्वल टू 2, ये देखो ट्रू आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैं कंपैरिजन एक्सप्रेशन स्टेटमेंट के बारे में बता रहा हूं।
यस सर क्लियर है। साद भाई, अरसलान भाई, हनीफ भाई, कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा? मैं एक एक चीज को जो है ना यस सर समझ आ रहा है। एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, फिर ज्यादा टॉपिक्स हो जाते हैं उसकी वजह से। पर मैं चाह रहा हूँ कि आपको पता हो कि जो यहाँ पर प्रोग्रामिंग वर्ड में टर्म्स यूज होती हैं जैसे कि इफ स्टेटमेंट, कंपैरिजन एक्सप्रेशन, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। आप कंफ्यूज ना हो जाइए, यार ये क्या क्या बात हो रही है, ठीक है? वरना मैं सिंपली यहाँ डायरेक्टली इफ एल्स से शुरू करा सकता था। पर मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को पता हो कि कंपैरिजन एक्सप्रेशन की अगर कोई बात कर रहा है तो भाई वो इस चीज की बात कर रहा है, ठीक है? कंपैरिजन एक्सप्रेशन क्या है? कोई भी दो चीजें कंपेयर हो रही हैं, या टू जो है टू से बड़ा होगा या इक्वल होगा या लेस देन होगा या लेस देन इक्वल टू होगा, जो लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं। लास्ट क्लास में मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि हमें आगे ये कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ने थे, और कंट्रोल स्ट्रक्चर में यही हमारे पास एक्सप्रेशन, कंपैरिजन एक्सप्रेशन यूज होते हैं। और मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ था कि यार एक्सप्रेशन भी, तो एक्सप्रेशन क्या है भाई? ये ट्रू, ठीक है? तो ट्रू लिखोगे तो वैसे भी ट्रू है, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन स्टेटमेंट। और आपको पता है स्टेटमेंट के अंदर हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, तो ये मैंने उसके अंदर एक्सप्रेशन लिखी है। ये लास्ट क्लास, पुरानी क्लास, उससे मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है? अब इसको अच्छे से देखते हैं। यहां तक समझ में आ गया तो मुझे बताओ। अब इसको हम अच्छे से देखते हैं। ये तो सारी डेफिनेशंस दी, अब इसको हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। हनीफ भाई, असलान भाई, अजमल भाई, समझ में आया यहाँ तक कोई सवाल? यस सर अगर क्लियर है। इधर ये जो आपने बताया 2 = 2 पे इसने ट्रू दे दिया, अगर इसको मैं कंडीशन दे देता हूँ कि 2 = 3, तो ये उसको भी ट्रू देगा या उसको ये फॉल्स कर देगा? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो? यस सर आ रही। अच्छा, मेरा माइक म्यूट हो गया था, सॉरी। असलान भाई, आपका माइंड क्या कहता है? ये ट्रू देगा फॉल्स देगा? आप कह रहे हो 2 = 3, तो ये ट्रू या फॉल्स है? इसको तो वैसे ट्रू देना चाहिए क्योंकि कंडीशन तो मैंने इसको खुद दी है अपनी तरफ से। ये ट्रू कैसे देगा? क्योंकि आपने ही कहा ना कि कंडीशन हम खुद देंगे इसको। अगर ये तो फिर बाय डिफॉल्ट दे रहा है ना 2 = 2। अगर इसको मैं कंडीशन देता हूँ कि 2 = 3 करो, तो ये 2 = 3 नहीं कर सकता खुद। 2 = 3 आप ऐसे कहना चाह रहे हो? जी, इफ ये तो इफ लगा के अगर 2 = 3 कर दूं तो ट्रू तो करे और वैसे नहीं फॉल्स नहीं कर नहीं, दूं। आप, मैं आपको वही आगे मैं समझाने वाला हूँ। ये चीज जो है ना, कंफ्यूजन में आपके अभी दूर करता हूँ। मुझे पता था ये कंफ्यूजन आएगी, इसलिए ये पूरा टॉपिक मैंने यहाँ रखा हुआ है, ठीक है? अभी इसको हम देखने वाले हैं। अभी जो इफ जो ब्लॉक है ना, ये इफ क्या है? एक स्टेटमेंट कहलाती है, इसको कहते हैं इफ स्टेटमेंट, ठीक है? अब इस इफ स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स है वो पहले देख लो, ठीक है? मैं इसको शुरू से बताता हूँ, ठीक है? इफ का कीवर्ड लगेगा, जैसे हम उसमें वेरिएबल को बनाने के लिए फॉर का कीवर्ड लगाते हैं, उसी तरीके से इफ एल्स लिखने के लिए हम ये इफ का कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है? एल्स मैंने बोल दिया, अभी एल्स आगे क्या है वो देखेंगे। अभी आप फिलहाल इफ समझो, फिर इफ का कीवर्ड, उसके बाद आपको ये दो पैरेंथेसिस लगाने हैं, ठीक है? उसके बाद आपको ये ब्लॉक खोल देना है, ठीक है? यहां तक क्लियर है? इसका ये सिंटेक्स है, ठीक है? कि भाई इफ का कीवर्ड आएगा, उसके बाद ये दो पैरेंथेसिस लगेंगे, और ये ब्लॉक ओपन होगा, कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ठीक है? यहां तक बात समझ में आ रही है? एक एक चीज को मैं डिस्क्राइब करने वाला हूं, ये काम कैसे करेगा, एक एक चीज को। अभी यहां तक बात समझ में, सिंटेक्स समझ में आ रहा है तो मुझे बताओ कि इफ का कीवर्ड लगेगा, ठीक है? कीवर्ड क्या है? ये रिजर्व वर्ड है, आपको मैं पहले ही बता चुका। जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका कुछ मतलब होता है जावास्क्रिप्ट के लिए, तो ये इफ भी आप एज अ वेरिएबल का नाम यूज नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर लिखूं इफ और यहाँ पर कोई वैल्यू दे दूं, कोई भी दे दो मैंने, तो यहाँ पर वो मुझे एरर दे देगा। ये मुझे एरर दे देगा, बोलेगा भाई ये इफ जो है रिजर्व कीवर्ड है, आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मुझे एरर भी दे रहा है, ये देखो, इफ इज नॉट अलाउड एज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन नेम, कि भाई इफ जो है उसका कोई मतलब है, जावास्क्रिप्ट इंजन के अंदर इसकी कोई ना कोई डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है? इसका सिंटेक्स है। अब ये जो चीज है ना, इसके पैरेंथेसिस, इसके बीच में हम लिखते हैं वो एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन का आपको पता है
एक्सप्रेशन अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, अगर मैंने यहाँ लिखा 2 = 2 तो उसका आउटपुट मेरे पास आएगा ट्रू। तो एक्सप्रेशन का आपको पता है कि भाई वो एवेल्युएट होती है, वो क्या होती है, उसका कोई ना कोई आउटपुट मुझे मिलेगा, कोई एक ही आउटपुट मिलेगा, कोई भी एक्सप्रेशन आप लिखो, ठीक है। मैंने लिखा 2 + 2, आंसर आएगा, एक की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, मुझे एक आंसर दे रहा है। 2 + 2 क्या क्या कर दिया, 4 कर दिया, उसको एवेल्यूएट किया, पढ़ा और उसका हमें रिजल्ट दे दिया। तो ठीक है, वो रिजल्ट को ही हम यहाँ, ठीक है, मैं आपको अभी समझाता हूँ। मैंने लिखा 2 = 2, तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया। अब आप समझो कि यहां से ये 2 = 2 हट के यहां पर ट्रू आ चुका है। ये ऐसे हो रहा है बिहाइंड द सीन, आपको नजर नहीं आएगा। 2 = 2 तो यहां पर लिखा हुआ है, पर बिहाइंड द सीन वो ट्रू में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो चीजें है ना, ये क्या हो रही है, ट्रू में कन्वर्ट हो रही है। इसी वजह से कंसोल डॉट लॉग में आपको यहाँ पर ट्रू दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये नहीं दिख रहा कि स्ट्रिंग ये से 2 = 2, ये ऐसे नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। ये आपको कैसे दिख रहा है, अगर मैं 2 + 2 करूं तो यहां पर मुझे 4 दिख रहा है। तो आप समझो कि यहां से 2 + 2 हटके 4 आ गया है। यार ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फिर आगे मसला नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है, आप समझो कि 2 + 2 हट के उसकी जगह पे 4 आ रहा है। ये बात समझ में आ गई तो आपको इफ का फंडा समझ में आ जाएगा। भाई मुझे बताओ साथ भाई, बात समझ में आ रही है? यस सर। हनीफ भाई, पर सर एक सवाल है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? ये 2 + 2 को हटा के 4? ये हटाता नहीं है, मतलब बिहाइंड द सीन सारी चीजें चल रही होती। बिहाइंड द सीन का मतलब ये है कि वो हमें नहीं दिख रहा होता, वो जावास्क्रिप्ट जो है ना वो खुद से कर रहा होता है। क्योंकि हमें, देखो ना, कंसोल डॉट लॉग में जो चीज मैं लिखता हूँ वो एज इट इज हो जाती है। ये देखो जीत कुमार लिखा तो जीत कुमार ही मिला। तो अगर मैं 2 + 2 लिख रहा हूँ तो 2 + 2 मुझे मिलना चाहिए ना, तो ये 4 क्यों दे रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, इसको कन्वर्ट कर रहा है 4 के अंदर, इसको एवेल्यूएट करके यहाँ पर 4 ला रहा है, इसी वजह से यहाँ पर 4 दिख रहा है, ठीक है। ये बात आप समझो, ये बिहाइंड द सीन की वर्किंग है, इसके बिहाइंड द सीन में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये समझना है कि भाई ये काम हो कैसे रहा है, यहाँ पर हमें 4 कैसे मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने 4 लिखा, मुझे 4 ही दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर अगर एक्सप्रेशन लिख रहा हूं तो इस एक्सप्रेशन को पहले एवेल्यूएट कर रहा है, उसका फिर आउटपुट मुझे दे रहा है, ठीक है। तो 2 + 2 लिखा, 4 लिख दिया। अगर आगे मैं लिख दूं और कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन लिख दूं तो 10, तो ये -6 दे रहा है। तो ये आपको पता है कि अगर सेम ऑपरेटर की होंगे तो क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट चलेगा। पहले वो 2 + 2 करेगा, फिर आएगा 4, 4 - 10 होगा -6, तो उसने एक ही वैल्यू मुझे दे दी, ठीक है। तो आप समझो कि ये हट के यहाँ पर -6 आ चुका है, ठीक है। तो ये बिहाइंड द सीन हो रहा था, पर हमें क्या दिख रहा होता है, हमें दिख रहा होता है ये 2 + 2 - 10, क्योंकि हम देख रहे हैं इसको। पर जावास्क्रिप्ट इसको बिहाइंड द सीन कन्वर्ट कर रहा है। जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है ना, वो उसको बिहाइंड द सीन कन्वर्ट करके एक ही वैल्यू के अंदर ला रहा है। तो ये क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन करेगा, आपको नहीं दिखेगा, वो यहाँ पर -6 को डाल देगा, ठीक है। देखो वही आउटपुट आ रहा है। बात समझ में आई, ये गेम समझ में आ गया तो इफ वाला चक्कर आपको समझ में आ जाएगा। ये गेम समझ में आ गया ना, इफ वाला चक्कर आपको समझ में आ जाएगा। हनीफ भाई, अजमल भाई, साद भाई, क्योंकि मैं जब इफ एल सीख रहा यस था सर, मुझे नहीं कह समझ जी में आ सर, रहा था, समझ आ गया। मुझे नहीं समझ में आ रहा था यार। बताए मुझे क्या 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 उसमें मुश्किल लग रही थी कि यार कभी इफ के अंदर ट्रू लिख रहे हैं, कभी इसके अंदर कोई एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। मतलब वो क्या करते थे, जो समझाने वाले थे वो क्या करते थे पता है आपको, कभी ऐसे लिख रहे हैं 2 = 2, कभी यहाँ पर डायरेक्टली ट्रू लिख रहे हैं। तो मैं यार ये समझ नहीं पा रहा था ये हो क्या रहा है। तो अब समझो, ठीक है, ये फंडा अगर आपको समझ में आ गया, ये वाला जो ऊपर समझाया था, तो ये समझ में आ जाएगा। अब इफ को या तो ट्रू चाहिए या तो फॉल्स चाहिए, उसको इससे कोई भी लेना देना है ही नहीं। इसको क्या चाहिए, इसको ट्रू चाहिए या तो फॉल्स चाहिए। या तो ट्रू चाहिए, ये बोलता है हमको बस या तो ट्रू दो या तो फॉल्स दो, ठीक है। या तो ट्रू दो या तो फॉल्स दो, तभी मैं काम करूंगा। अब ट्रू और फॉल्स आपको पता है, अगर मैं 2 = 2 कर रहा हूं तो जावास्क्रिप्ट इसको बिहाइंड द सीन क्या कर रहा है, ट्रू के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। अब आपको समझ में आया अरसलान भाई, आपकी कंफ्यूजन दूर हुई, जी जी। ठीक है। 2 = 2 में लिख रहा हूं ना, तो ये क्या कर रहा है, उसको 2 = 2 को हटा के यहाँ पर ट्रू ला रहा है। अब ये बिहाइंड द सीन की कहानी होती है, हमें नहीं दिख रही होती। ये फंडा समझ में आया अभी, मुझे बताओ। यहां तक कोई सवाल हो तो पूछो।
एवरीथिंग क्लियर? फाइनली मुझे रिस्पॉन्ड तो करे ताकि पता तो लगे। मैं नहीं चाहता कि आप लोग जी सर, किसी चीज क्लियर में, है। ठीक है, ये फंडा आपको समझ में आ चुका है कि जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन सारी चीजें कर रहा होता है। अब इफ एल्स करता है क्या? अब इफ क्या करता है? एल्स एल्स बार बार बोले जा रहा हूँ। इफ करता है क्या है वो देखो। इफ क्या करता है कि भाई अगर इसको कंडीशन, यहां हम लिखते हैं कंडीशन, कंडीशन में हम वो एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है ना, वो यहां पर हम कंडीशन लिखते हैं कि अगर ऐसा हो तो ऐसा करो, ठीक है। तो मैंने यहां लिख दिया इफ एज इज ग्रेटर देन 18, इफ एज इज ग्रेटर देन 18। अब ये बोलेगा एज इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहां पर वाकई हमने एज नाम का कोई वेरिएबल बनाया नहीं है, तो एज को पहले बनाना पड़ेगा। और एज के अंदर मैं 15 को स्टोर कर दे रहा हूं। तो अब यहां पर मैंने एज लिखा है, तो एज की जगह आप समझो 15 आ चुका है। हाँ हाँ, समझ में आ रहा है? तो जावास्क्रिप्ट इसको एज को हटा के यहाँ पर 15 को ला देगी, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट ऐसे काम करती है। तो एज हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये हमारी सहूलत के लिए, कि हमें डायरेक्टली नंबर ना लिखना पड़े, हम उस नंबर को इस वेरिएबल के अंदर डाल देते, और यहाँ पर जब लिखते हैं तो जावास्क्रिप्ट को खुद ब खुद कन्वर्ट कर देती है उस नंबर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर 15 स्टोर है। अगर यहाँ पर 16 स्टोर होता तो जावास्क्रिप्ट क्या करती, उस एज वेरिएबल की जगह पे 16 ला देगी, ठीक है। ये तो आपको पता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि एज इज ग्रेटर देन 18, कंडीशन में हमने लिखा है कंसोल डॉट लॉग यू आर अलाउड टू एंटर द पार्क। इसकी मैं एज कर देता हूं 19, ठीक है। ये देखो यू आर अलाउड टू एंटर द पार्क। अब ये कर क्या रहा है? ये पहले कंडीशन को चेक कर रहा है। यहां पर कंडीशन लिखी हुई है मैंने, एज इज ग्रेटर देन 18 से ज्यादा इसकी एज होनी चाहिए, अगर होगी तो उसको अलाउ करो। अगर इसकी एज में कम कर दूं, यहां पर मैंने कर दिया 14, तो यहां पर देखो मुझे कुछ भी शो नहीं कर रहा। भाई बात समझ में आ रही है? इफ ऐसे काम करेगा, उसको अगर ट्रू मिलेगी यहां पर कंडीशन, यहां पर कंडीशन हो रही है फॉल्स। 14 ग्रेटर देन 18, 14 18 से बड़ा नहीं है, तो जावास्क्रिप्ट इसको क्या करेगी? इसको हटा के यहां पर फॉल्स ला देगी। जावास्क्रिप्ट उसको चेंज करके यहां फॉल्स ला देगी। और जब भी फॉल्स कंडीशन होगी तो ये ब्लॉक कभी चलेगा ही नहीं। ये वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है ना, ये कभी चलेगा ही नहीं। इफ ऐसे ही काम करता है भाई, वो बोलता है मुझे चाहिए सिर्फ ट्रू। अगर ट्रू होगी तो मैं आपने जो लिखा हुआ है यहां पर उसको चलाऊंगा। अगर ये अगर ये ट्रू होगी तो यहां पर जो लिखा हुआ है उसको मैं यहां पर आपको आउटपुट दे दूंगा। तो यहां पर मैंने देखो ट्रू लिख दिया है, तो इसको ट्रू मिल गया, तो उसने यहां पर मुझे बोल दिया यू आर अलाउड टू एंटर द पार्क। पर आप देखो एज जो है वो 14 लिखी हुई है, और यहां पर मैंने ट्रू लिखा हुआ है। तो भाई यहां पर तो उसको शो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। ये कौन समझाएगा मुझे यहां पर क्या हो रहा है? अगर आपको वो फंडा समझ में आ गया तो आप मुझे एक्सप्लेन कर दोगे कि मैं यहाँ पर क्या मिस्टेक क्या कर रहा हूँ, आप मेरी मिस्टेक को पकड़ लोगे। जी असलान भाई, यहाँ साद भाई, एज है 14, पर यहाँ पर मुझे वो यू आर अलाउड बता रहा है। कंडीशन हमारी क्या थी? सर 18 से इसकी बड़ी होनी वजह, चाहिए। जी सर, हाँ हाँ, इसकी वजह ये है कि आपने इसको पहले से ही जो है ना बाईपास किया हुआ है, इसको आपने ट्रू दिया हुआ है। इसको मैंने ट्रू दिया हुआ है, क्योंकि इफ को अगर ट्रू मिल गया, गलती से भी ट्रू मिल गया, ये अपने अंदर हाँ, तो उसको जो भी इसके ब्लॉक में लिखा हुआ है ना, इस ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा होगा वो उसको रन कर देगा। ये देखो, अब इसके ब्लॉक के बाहर कुछ लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं इसके ब्लॉक के बाहर लिख रहा हूं, ठीक है। आई एम आउट ऑफ इफ ब्लॉक। ये क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड है ना। ब्लॉक ऑफ कोड क्यों है? क्योंकि ये किसी ब्लॉक के अंदर पड़ा हुआ है। ब्लॉक कैसे बनता है भाई? ओपन कर्ली ब्रेसेस और क्लोज कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो हमने शुरुआती क्लास में पढ़ा था कि ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है। तो देखो अब यहां पर वो चीज यूज हो रही है हमारे पास। तो ये क्या है? ये इफ का ब्लॉक ऑफ कोड है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आई एम आउट ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड। या अगर मैं यहाँ पर फॉल्स लिख दूं तो क्या होगा कि ये कोई भी स्टेटमेंट मेरे पास नहीं चलेगी। ये देखो कुछ भी नहीं चलेगी, यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट मेरे पास नहीं चली। सिर्फ क्या चली? ये चली, क्योंकि ये इस ब्लॉक के बाहर है, ये इस ब्लॉक के बाहर है, ठीक है। तो ये इफ अगर इसको अगर ट्रू मिल गया तब इसको चला देगा, अपने अंदर जो भी लिखी होगी स्टेटमेंट्स को चला देगा, वरना वो क्या करेगा? यहां पर चलाएगा ही नहीं। ये देखो एडिटर ने भी क्या कर दिया, इसका कलर धीमा कर दिया कि कंडीशन फॉल्स से चलनी तो वैसे भी नहीं है, तो उसको कलर को धीमा कर दिया इसने। बड़ा स्मार्ट एडिटर है इनका। ये देखो ट्रू जैसे किया, इनका कलर ब्राइट हो गया। ये देखो, तो इसको यहां तो ट्रू चाहिए, यहां तो फॉल्स चाहिए। अब वो ट्रू आप एक्सप्रेशन के थ्रू ला रहे हो, तो एक्सप्रेशन बाय डिफॉल्ट एबिलिटी किस में होती है? ट्रू या फॉल्स में होती है।
भाई ट्रू इज ग्रेटर देन 2, फॉल्स है तो चलेगा ही नहीं। ट्रू इक्वल टू 2, ट्रू मिल गया तो चल गया। तो ये फंडा चल रहा होता है, यहाँ पर वो चेंज हो रहा होता है बस। इसको ट्रू या फॉल्स चाहिए, यहाँ पर आप कोई कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन भी लिख दो ना, तो वो क्या होगी बाय डिफॉल्ट, मतलब वो जो है एक ही आउटपुट में कन्वर्ट होगी, यहाँ तो ट्रू यहाँ तो फॉल्स। इसको यहाँ तो ट्रू चाहिए यहाँ तो फॉल्स चाहिए। भाई समझ में आया फंडा ये? यस यस ताज भाई यहाँ पर, यहाँ तक कोई सवाल? नहीं सर, समझ आ गया। अच्छा ठीक हो गया, सर, मैं इसका इसको भी भी पास हटा दूं। चाहिए। क्या चीज? सर, इसका भी पास चाहिए, क्योंकि अगर पास होगा तो फिर तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा सर, ये एफ वाला ब्लॉक। हाँ नहीं चलेगा ना, फॉल्स होगी तो नहीं चलेगा। जी सर। इफ को सिर्फ ट्रू चाहिए, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर एक मसला भी है कि भाई अगर मैं अब कंडीशन को लेके आते हैं ना, यहाँ पर कंडीशन को मैं ले जाता हूँ। एज जो है वो मैंने सेट कर रखी 18 से बड़ी होनी चाहिए। अभी क्या है, 14 एज है, तो यहाँ पर मुझे वो नहीं शो कर रहा। ये देख क्या शो कर रहा है, आई एम आउट ऑफ इफ ब्लॉक। तो ये तो वैसे भी चलनी है, ठीक है, ये तो वैसे भी चलनी है क्योंकि ये इफ के बाहर है। अगर इसको मैं इफ के अंदर रख देता तो ये भी नहीं चलनी थी, ठीक है। तो इफ का कंट्रोल सिर्फ अपने ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। इसको मैं बाहर रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मसला ये है कि भाई अगर कोई यूजर आता है, वो यहाँ पर लिखता है भाई एज अपनी, उसकी एज आपने मांगी हुई है, ठीक है, और वो एंटर करता है 14 या कोई भी एज एंटर करता है, इसने कर दी 19, तो इसको यहाँ पर आउटपुट मिल गया, ठीक है। अभी मैं इसको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं काम करता हूँ, एक फंक्शन हमारे पास यूज होता है प्रॉम्प्ट नाम का, प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये तो उठते ही चल गया भाई, रुक जा अभी नहीं, चलो एक मिनट यार। अच्छा, एंटर यूर एज, ठीक है, ये एज आएगी। रुक जा भाई मेरे, और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग की जगह मैं लिख देता हूँ अलर्ट। अब ये क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये क्या हो क्या रहा है, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट क्या करता है, ये यूजर से इनपुट मांगता है। मतलब मैं यूजर हूं, तो यहाँ तो मैं क्या कर रहा था, डायरेक्टली मैं क्या लिख रहा था, यहाँ पर मैं डायरेक्टली एज यहाँ पर लिख रहा था। पर आपका कोई प्रोग्राम ऐसा है कि आप जो है वो यूजर से डेटा मांगना चाह रहे हो कि यूजर खुद डाले, तो आप क्या करते हो, प्रॉम्प्ट का यूज करते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 21 डालूंगा तो एज में क्या आएगा, 21 आएगा। मैंने यहाँ पर 21 डाली तो एज में क्या आएगा, 21 आएगा। तो एज देखो कन्वर्ट, अभी ये 21 कंपेयर हो रहा है 18 से, तो यू आर अलाउड टू एंटर द पार्क, ठीक है। अब इसको दोबारा रन करते हैं, ये दोबारा रन होगा, ठीक है, ये देखो आ गया। अब मैंने लिख दिया 14, यहां पर मुझे कोई भी आउटपुट शो नहीं कर रहा है, यहां पर मुझे कोई भी आउटपुट शो नहीं कर रहा है। तो ये मसला भी इसमें है। भाई ये समझ में आया, ये प्रॉम्प्ट क्या है, अलर्ट क्या है, इसको हम आगे जाके देखेंगे जब ऑब्जेक्ट्स पढ़ लेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है, ये फंक्शंस का पार्ट है, ठीक है। इसलिए मैं अभी नहीं समझा रहा इसको कि ये प्रॉम्प्ट क्या है, अलर्ट क्या है, कैसे काम कर रहा है। पर अभी आप समझो कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है मेरे को यहाँ पर, कि यहाँ पर मैं 18 से कम डालूं तो मुझे ये कोई आउटपुट ही शो नहीं कर रहा, ठीक है। मैं यहाँ पर ये देखो, मैं अगर 19 या 20 डाल देता हूँ जो 18 से बड़ी है, तो ये मुझे बता रहा है यू आर अलाउड, तो मतलब कोई ना कोई मुझे आउटपुट शो कर रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर देखो 14 डाल दी तो ये मुझे कोई भी आउटपुट शो नहीं कर रहा। तो यूजर को कैसे पता लगेगा कि भाई हो क्या रहा है, वो चलेगा, वो समझेगा मेरा प्रोग्राम हैंग हो चुका है, वो समझेगा मेरा जो ये आपका जो सॉफ्टवेयर या वेबसाइट है वो आपकी हैंग हो चुकी है या सही से काम नहीं कर रही है, उसको ऐसा लगेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, यस सर। कि यूजर को कोई ना कोई आपको रीजन बताना पड़ता है, यूजर को कोई ना कोई आपको रीजन बताना पड़ता है कि यहाँ पर पार्क के बाहर आपने सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दिया है, जो अलाउ तो कर रहा है पर आपको अंदर ना जाने की वजह नहीं बता रहा, आपको वो अंदर ना जाने की वजह नहीं बता रहा, कि जो भी 18 साल से बड़ा आ रहा है उसको जाने दे रहा है, उसको बता रहा है यू आर अलाउड, यू आर अलाउड। पर जैसे ही वो छोटा होता है उससे, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 70, यहाँ पहले मैं बड़ी लिखता हूँ देखो, तो यार ये अलर्ट को हटाना पड़ेगा, ये बार बार आ रहा है कंसोल कर देता हूँ इसको मैं, कंसोल डॉट लो, ठीक है। तो यू आर अलाउड टू एंटर द पार्क, मतलब ये सिक्योरिटी गार्ड बता रहे हैं कि भाई आप अलाउड हो। पर जैसे ही मैं 18 से छोटी वैल्यू रखता हूँ, 15 कर दिया, तो ये मुझे कोई भी आउटपुट शो नहीं कर रहा, ये मुझे कुछ नहीं बता रहा। तो उसी के लिए हम यूज करते हैं एल्स का ब्लॉक। समझ में आ रही बात, ये एल्स का ब्लॉक जो है इसलिए यूज करते हैं
ये मैं बार बार इफ एल्स बोल रहा था। ये एल्स का ब्लॉक तब चलेगा जब ये कंडीशन होगी फॉल्स। ये कंडीशन जब फॉल्स होगी, ठीक है, मैं यहाँ पर फॉल्स देता हूँ डायरेक्टली, और यहाँ पर लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ लिखता हूँ नॉट यू आर नॉट अरे भाई नॉट अलाउड टू एंटर द पार्क। तो देखो ये मुझे आउटपुट अभी क्या दे रहा है, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर द पार्क। मैंने क्योंकि मैंने क्या क्या जब भी कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स चलेगा, और ट्रू होगी तो इफ चलेगा। मतलब ट्रू होगी तो इफ चलेगा, अगर फॉल्स होगी तो ये चलेगा एल्स वाला ब्लॉक। तो ये इफ एल्स ऐसे काम करता है। ट्रू मिल गया तो इफ वाली जो आपकी वो स्टेटमेंट चल जाएगी। अगर फॉल्स होगी तो क्या होगी, ये नीचे वाली स्टेटमेंट चल जाएगी। अभी देखो, अभी ये कलर ब्राइट है इसका क्योंकि ट्रू है, ठीक है। अभी जैसे इसको फॉल्स करूंगा तो क्या करेगा, ये नीचे वाली स्टेटमेंट को ब्राइट कर देगा। ये देखो, ये अब ये ब्राइट हो गई। इससे हमें समझ में आ रहा है कि भाई अभी एल्स वाला ब्लॉक चल रहा है, ठीक है। तो ट्रू मिल गया तो इफ चलेगा, एल्स मिल गया तो ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा। तो आप देख रहे हो यहां पर कैसे हम अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन की फ्लो को वो कर रहे हैं, डेविएट कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए ना कि जावास्क्रिप्ट के इंजन पहले इसको प्रिंट करे, बाद में इसको प्रिंट करे। पर अभी हम जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को चेंज कर रहे हैं, उसके फ्लो को चेंज कर रहे हैं, कि कंडीशन के बेस के मुताबिक जो है हम उसको चला रहे हैं। कि भाई पहले लिखी तो पहले ये भी है, पर चल कौन सी रही है, ये वाली चल रही है। लिखी तो उसूलन ये होना चाहिए ना, टॉप टू बॉटम अप्रोच जो फॉलो होती है उसके हिसाब से तो पहले इसको चलना चाहिए, फिर ये चलनी चाहिए। पर अभी हो क्या रहा है, ये वाली चल रही है और ये वाली नहीं चल रही। तो इसीलिए हम अभी क्या कर रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन की फ्लो को अब कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए हमारे चैप्टर का नाम भी कंट्रोल स्ट्रक्चर है। समझ में आया साथ भाई? इफ एल्स का फंडा समझ में आया? यस सर। मतलब कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड कब चलाना है, ठीक है, वो हम डिसाइड करते हैं इफ एल्स के अंदर। कि अगर ट्रू मिल गया तो इफ वाला ब्लॉक चल जाएगा, ठीक है। ट्रू मिल गया तो इफ वाला ब्लॉक चल जाएगा। अगर फॉल्स मिल गया तो यहां पर इसकी बात कर रहा हूं, इस पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है, इसके अंदर इसको अगर अगर मैं यहां लिख दूं भाई 2 इज लेस देन 1, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो हमारे पास ये चलेगा, एल्स वाला ब्लॉक चलेगा, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर द पार्क। उसी तरीके से अब मैं कंडीशन को सही कर देता हूं, एज इज ग्रेटर देन 18। तो अब देखो यू आर नॉट अलाउड टू एंटर द पार्क, क्योंकि एज देखो 15 है, ये 18 से छोटी है, जिसकी वजह से ये हमें कह रहा है कि यू आर नॉट अलाउड टू एंटर द पार्क। तो एल्स का अभी आपको फायदा समझ में आ रहा होगा कि अभी हमें कोई ना कोई यूजर को आउटपुट मुझे यूजर को मिल रहा है कि भाई यूजर ऐसे नहीं बैठा है, ठीक है। जब वो 18 से बड़ा होगा तभी इसको आप आउटपुट दोगे, अब 18 से छोटा है तब भी इसको कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा है कि भाई आप अलाउड हो या नहीं हो, ठीक है। तो एल्स हम इसलिए यूज करते हैं। अगर ट्रू हो गई तो ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड चल जाएगा एफ वाला, अगर फॉल्स हो गई तो ये एल्स वाला चला दो, ठीक है। जी, यहाँ तो कोई सवाल, यहाँ तो कोई सवाल? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, अब आगे हमारा टॉपिक है वो है इफ एल्स और एल्स इफ, ठीक है। अभी तो हमने सिंपल इफ एल्स देखा था, ये देखा था हमने, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, ये हमने सारी चीजें समझ ली भाई, इफ स्टेटमेंट क्या होती है, एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। इफ स्टेटमेंट आपकी ये है, ये पूरा इफ का जो ब्लॉक है ये क्या है, पूरी इफ स्टेटमेंट कहलाती है, यहां से लेकर यहां तक। और ये एल्स क्या है, यहां से लेकर यहां तक ये एल्स की स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने समझा भाई इफ एल्स क्या होता है, तो ये इफ हो गया, ये एल्स हो गया, ठीक हो गया। अब हम समझे जा रहे हैं भाई इफ एल्स एंड एल्स इफ, ठीक है। अब ये क्या चीज है, अब इसके लिए हम मूवी थिएटर की एग्जांपल लेते हैं। आपको मूवी थिएटर में जाना है, वहां पर आपको पता है 3 तरीके की टिकट्स होती हैं। मूवी थिएटर में कभी गए हो साथ भाई? साथ भाई कभी आप मूवी थिएटर में गए हो? यस सर, यस सर। तो वहां पर कितने तरीके की टिकट्स होती हैं, क्या आप बता सकते हैं मुझे? और उनकी सर प्राइसेस क्या होती है? 3 किस्म की टिकट्स होती हैं, एक सबसे महंगी होती है, एक बीच वाली होती है और एक सबसे सस्ती होती है। एग्जाम्पल कोई, अरसलान भाई कोई एग्जाम्पल देना चाहेंगे अगर आप? अजमल भाई? सर हॉन्स्टली कभी गया नहीं।
अच्छा सात भाई, ठीक है, सात भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, 3 तरीके की टिकट्स होती है यहाँ पर। तो वहां पर अगर आप जाओगे तो प्राइसेस के हिसाब से वो कैटेगराइज किया गया उनको, कि 500 की आपको मिलेगी सिल्वर टिकट, 500 रुपए की आपको मिलेगी सिल्वर टिकट, और 1000 रुपए की मिलेगी आपको जो है गोल्डन टिकट, ठीक है, और 1500 की मिलेगी प्लेटिनियम टिकट। अब इसमें फायदा ये होता है कि भाई जो सिल्वर टिकट होती है ना, उनकी सीटिंग जो है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं होती है, ठीक है, और जो गोल्डन जो टिकट होती है उसके हिसाब से उसकी सीटें भी अच्छी होती हैं, कंफर्टेबल सीटें होती हैं, ठीक है, और जो प्लेटिनियम होती है वो तो और भी अच्छी सर्विस होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? सिनेरियो हमारा ये है। सिनेरियो हमारा ये है, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके को लेके चलेंगे ना, सिर्फ इफ एल्स को, तो ये काम होगा नहीं। यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, टिकट प्राइस लिख देता हूँ, टिकट प्राइस। मैं कैमिल केसिंग को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, कैमिल केसिंग को फॉलो कर रहा हूँ, कि फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल, सेकंड वर्ड का और उसके जो आगे जो वर्ड्स आएंगे उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। तो कैमिल केसिंग एक कन्वेंशन है जावास्क्रिप्ट का जो आपको फॉलो करना है वेरिएबल के या फंक्शन के नाम रखने के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब सिनारियो ये है कि भाई आप पहले मैं बना लेता हूँ, ठीक है। इफ टिकट प्राइस इज इक्वल टू 500, तो क्या करो, हेयर इज यूर पर टिकट, ठीक हो गया। और एल्स, इससे प्रॉब्लम मैं समझा रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम क्या है इस अप्रोच में। कंसोल डॉट लॉग, यहां लिख देता हूं हेयर इज यूर गोल्डन टिकट, ठीक है। प्रॉब्लम अभी हमारी ये है, ठीक है। अभी देखो यहां पर मैंने 500 लिखा तो क्या हुआ, हियर जो सिल्वर टिकट, ये तो सही काम कर रहा है, ये वाला ब्लॉक सही काम कर रहा है, ठीक है। 500 भाई प्राइस है तो क्या करो, सिल्वर टिकट दो, हियर योर सिल्वर टिकट। अगर ये कंफ्यूज करे इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है, इस पे फोकस करो, ठीक हो गया। पर अभी मसला देखो, अभी मैंने 400 कर दिया तो ये क्या कर रहा है, गोल्डन टिकट मुझे दे रहा है। अरे भाई गोल्डन टिकट 1000 रुपए की, तुम 400 में कैसे दे रहे हो? इवन मैं इसको 1 रुपीज कर दूंगा ना, ये मुझे गोल्डन टिकट ही देगा। मैं इसको 10,000 कर देता हूँ, ये गोल्डन टिकट ही देगा। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है भाई, एल्स वाला ब्लॉक हमेशा चलेगा ही चलेगा, कंडीशन अगर उसको फॉल्स मिल गई तो। जो यहाँ पर क्या हो रही है, कंडीशन हो रही है फॉल्स, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा हुआ है टिकट प्राइस जो इक्वली बिल्कुल बराबर होनी चाहिए 500 के, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पर अगर मैं प्राइस को चेंज कर रहा हूँ, मैंने 10,000 कर दिया तो यहाँ पर हो रही फॉल्स, तो हमेशा एल्स चल रहा है। अब मुझे कंडीशन ये रखनी है कि भाई मैं अगर 1000 लिखूं, अगर मैं 1000 लिखूं तब जो है मेरे पास गोल्डन टिकट आना चाहिए, ठीक है, तब मेरे पास गोल्डन टिकट आना चाहिए। और अगर मैं 1500 लिखूं तो मेरे पास प्लेटिनियम लिखना आना चाहिए, गोल्डन नहीं लिखा आना चाहिए। अभी सारे में सब में गोल्डन लिखा आ रहा है, अगर मैं सिर्फ 500 लिखूंगा तब जाके मेरे पास सिल्वर आ रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन में स्पेसिफिकली बताया हुआ है 500 हो। तो उसके लिए हम, ये प्रॉब्लम थी हमारे पास, तो इसी के हल के लिए हम यूज करते हैं इफ एल्स इफ, ठीक है। अब ये चलता कैसे, सिंपल है भाई, एल्स के आगे इफ लगा दो बस, और यहां पर ऐसे, ठीक है, और यहां पर वो कंडीशन लिख दो, टिकट प्राइस इज इक्वल टू 1000, ठीक है। उसके बाद मुझे प्लेटिनियम वाला भी चाहिए, एल्स इफ टिकट प्राइस इज इक्वल टू 1500, और इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं, ठीक हो गया। अभी देखो, अभी 500 है तो मुझे वो सिल्वर टिकट दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर 1000 कर दूंगा तो ये बोलेगा भाई गोल्डन टिकट। अगर मैं यहाँ पर 1500 लिख दूंगा तो ये मुझे, अच्छा मैंने यहाँ से चेंज नहीं किया, प्लेटिनियम प्लेटिनियम टिकट, तो यहाँ देखो 1500 लिखने पे प्लेटिनियम टिकट आ गई, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको इफ एल्स एल्स इफ कैसे काम कर रहा है? एल्स इफ के अंदर आप मल्टीपल कंडीशन लिख सकते हो, एल्स इफ के अंदर आप मल्टीपल कंडीशंस को बता सकते हो कि अगर ये कंडीशन आए तो ऐसा करो, अगर ये वाली कंडीशन आए तो ऐसा करो, ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन आ रही तो ऐसा करो।
तो अब कंडीशन क्या है हमारी, ये कंडीशन है हमारी टिकट प्राइस इज इक्वल टू 500 हो, तो भाई ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चला दो। अगर टिकट प्राइस बराबर होती है हमारे पास 1000 के, तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चला दो। ठीक है, अगर टिकट प्राइस हमारे पास 1500 के बराबर होती है तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चला दो। तो ये क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड चलाने का फंडा है बस, इफ एल्स और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर ट्रू होगी तभी हमारे पास इफ वाला फंडा चलेगा, वरना एल्स चलेगा। ठीक है, अभी ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू नहीं हो रही है क्योंकि 1500 500 से इक्वल नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, दूसरी इसके पास जा रहा है, नेक्स्ट वाली इफ कंडीशन के पास जा रहा है कि भाई अगर ये ठीक नहीं हुई तो क्या हुआ, इसको तो चेक करो। तो इसको चेक करेगा कि भाई 1000 1500 के इक्वल है या नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो ये फिर नेक्स्ट एल्स में जाएगा। ठीक है, यहां पर इसको चेक करेगा, तो यहां पर इसको कंडीशन मिल गई ट्रू, तो इसने इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ एक समझने वाली बात ये है कि भाई जैसे इसको कंडीशन यहाँ पर ट्रू मिल गई तो ये नीचे वाले ब्लॉक्स पे जाएगा ही नहीं, ये एल्स इफ पे जाएगा ही नहीं, आगे चेक ही नहीं करेगा। ठीक है, अगर यहीं पर इसको कंडीशन ट्रू मिल गई ना, अगर यहीं पे कंडीशन ट्रू हो गई तो वो नीचे जाएगा ही नहीं, इनको पढ़ेगा ही नहीं, जावास्क्रिप्ट इनको नहीं पढ़ेगा क्योंकि इसको कंडीशन यहाँ पर ट्रू मिल चुकी है। ठीक है, उसी तरीके से 1000 लिख दूं तो पहले इसको पढ़ेगा, 1000 ये ट्रू नहीं है तो इसको नहीं चलेगा, इसको पढ़ेगा और नीचे चले जाएगा। इसको पढ़ेगा क्योंकि कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो चुकी है, अब इसको पढ़ेगा, इसको लाजमी पढ़ेगा। इसको पढ़ेगा, उसको कंडीशन ट्रू मिल गई, इसको प्रिंट किया और इसके आगे जाएगा ही नहीं वो, क्योंकि इसको यहाँ पर इसका जो हमने आउटपुट मांगा था वो हमें उसने दे दिया है। तो इफ एल्स का फंडा ऐसे काम करता है, एल्स इफ एल्स इफ। समझ में आया साद भाई, अरसलान भाई, अजमल भाई? यस सर, समझ आ गया। यहां तक कोई सवाल हो तो पूछो। क्लियर है। ठीक है, अब यहां पर भी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है साद भाई, अब आप बताएं। यहां पर एक और प्रॉब्लम है हमारे पास, वो प्रॉब्लम क्या है मुझे बताओ। जी साद भाई, यहां आपको क्या प्रॉब्लम दिख रही है अभी? अगर मैंने यहाँ पर सर ये 1200 बार कर दिया फिर बार क्या होगा, या 800 कर दिया? अगर मैंने यहाँ पर 1200 कर दिया या 800 कर दिया फिर क्या होगा? या इनके मतलब 500 1000 और 1500 के अलावा अलावा मैंने कोई वैल्यू लिख दी, 500 1000 1500 के अलावा मैंने कोई और वैल्यू लिख दी, फिर क्या आउटपुट आएगा हमारे पास? ये सोचा है आपने? सर वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा? कुछ भी आउटपुट शो नहीं करेगा क्योंकि यहां पर हमने कुछ शो करने के लिए इसको लिखा ही नहीं है। तो इसके लिए हम लास्ट में एल्स ब्लॉक लगाते हैं कि भाई अगर कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो ना, कोई भी कंडीशन यहाँ पर एल्स इफ वाली, तो आप क्या करो, एल्स पे आ जाओ, ये वाली। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं एंटर करेक्ट वैल्यू, क्योंकि हमारे पास छुट्टे नहीं है यहाँ हमारे पास छुट्टे नहीं है। ठीक है, तो इनको क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए भाई, 500 चाहिए या तो 1000 चाहिए या 1500 चाहिए, 1500 1 रुपया भी नहीं चाहिए इनको। ठीक है, यहाँ में अगर मैं कर दूंगा 1501 तो ये बोलेगा एंटर करेक्ट वैल्यू, क्योंकि हमारे पास छुट्टे नहीं है। मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई एक एंटर करेक्ट वैल्यू, क्योंकि हमारे पास छुट्टी नहीं है। तो एल्स वाला ब्लॉक भाई चलेगा ही चलेगा, अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं होगी ना इफ वाली या एल्स इफ वाली भी, तो एल्स वाला हमेशा चलेगा, एल्स वाली ब्लॉक हमेशा चलेगी अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती। इन केस कोई भी कंडीशन, मतलब ये बैकअप प्लान आप समझ लो, ये हमारा बैकअप प्लान है भाई। अगर ये कोई भी काम नहीं कर रहा ना, यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर रहा, तो भाई ये तो हमेशा चलेगा। ठीक है, तो इफ एल्स एल्स इफ में भी हम एल्स यूज करते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। अगर मैं माइनस वैल्यू भी लगा दूं ना, ये देखो, तब भी ये ब्लॉक हमारे पास एल्स वाला ब्लॉक हमेशा चलेगा। भाई समझ में आई? कंट्रोल स्ट्रक्चर समझ में आया? ये कंट्रोल स्ट्रक्चर का हमारा पार्ट 1 था, ये अभी पार्ट 2 भी है जिसमें हम लूप्स पढ़ेंगे। ठीक है, पर ये इफ एल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंतहाई का इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज करोगे आप। आगे हम जाके लॉजिक बिल्डिंग भी पढ़ेंगे, क्योंकि लॉजिक बिल्डिंग में बच्चों को बड़ी परेशानी होती है। लॉजिक बिल्डिंग का मतलब ये कि भाई एक प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हो आप, लॉजिक बिल्डिंग का मतलब ये लॉजिक, क्या लॉजिक बनाते हो, क्या आप अल्गोरिथम बनाते हो। अल्गोरिथम का पता है किसी को? अल्गोरिथम क्या होता है साद भाई, अल्गोरिथम का पता है आपको? अरसलान भाई, अल्गोरिथम क्या चीज है?
अजमल भाई, सर एल्गोरिथम ये की नॉलेज है आपको? सर प्रोग्रामिंग का जो है ना वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया सर, Set of क्योंकि इनपुट instruction। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो ये आगे जाके हम देखेंगे लॉजिक क्या होता है, लॉजिक बिल्डिंग क्या होती है, क्योंकि अगर आपको इफ एल्स समझ में आ गया तो लॉजिक बिल्डिंग आपको समझ में आ जाएगी लॉजिक बिल्डिंग होती क्या है, क्योंकि हम इफ एल्स का वहीं पे यूज कर रहे होते हैं लॉजिक बिल्डिंग में, या फिर कोई ऐसा काम करना हो कंडीशन बेसिस पे कोई चीज चीज हमें चलानी हो, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लॉजिक काफी बच्चों के नहीं बन पाते हैं। लॉजिक बिल्डिंग का मतलब है कि एक प्रॉब्लम आपको दी गई है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हो। ठीक है, मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास प्रॉब्लम से मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास एक एरे है। ठीक है, मैंने एक एरे बना दिया 1 2 0 5 0। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई यहाँ पर 0 बीच में कहीं भी आ रहे हैं। अब मैं जो मांग रहा हूँ, मैं आउटपुट पता है क्या कैसा मांग रहा हूँ, मैं मांग रहा हूँ ये वाला आउटपुट 1 2 4, और जो 0 0 ने सारे लास्ट में आ जाए, ये 0 0 सारे लास्ट में आ जाए। तो इसको आप कैसे करोगे, इस चीज को आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे, इसको कहते हैं लॉजिक। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं लॉजिक। और लॉजिक में जो जो भी आप यूज करते हो चीजें, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो एल्गोरिथम हम आगे देखेंगे। एल्गोरिथम सिंपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक नहीं है, पर मैंने सोचा आपको बता दूं ताकि आप मेंटली रेडी रहो, क्योंकि लॉजिक बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा ना इंडिया में, या मतलब जो गूगल पे जाते हैं ज्यादातर इंडियन वहां पर क्यों है, क्योंकि वहां पर उनका फोकस ज्यादातर लॉजिक बिल्डिंग पे होता है। डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम आपने सुना होगा, डीएसए की रट लगाई होती है इंडियंस ने कि यार डीएसए मेरा पक्का नहीं हो रहा, ये वो इसलिए क्योंकि डीएसए में सारी यही चीजें होती हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग आपसे मांग रहे होते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे, कोशिश करूंगा कि यार आपको लॉजिक बिल्डिंग भी सिखाई जाए, कुछ आपको प्रॉब्लम्स दूंगा जो आप सॉल्व करोगे। फिलहाल आपका फोकस इस पे होना चाहिए, इफ एल्स एल्स इफ, कि भाई ये कैसे काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? आगे बढ़ूं? यहां तक कोई सवाल हो तो पूछो। आगे हम स्विच स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं, वो लास्ट टॉपिक है हमारा। तो, जी साद भाई, असलम भाई, अजमल भाई, यहां तक कोई सवाल? नो नो सर, क्लियर है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हमने देख लिए। ठीक है, अब लास्ट हमारा टॉपिक देख गया स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट भी भाई जो है इफ एल्स की तरह ही है, समझो उसका छोटा भाई है। ठीक है, ये भी कंट्रोल स्ट्रक्चर का पार्ट है, इफ एल्स ओ सॉरी स्विच। अब स्विच क्या है? स्विच स्विच मांगता है यहाँ पर ये कीवर्ड, इसका सिंटेक्स बता रहा हूँ, कीवर्ड, उसके बाद ये सेम पैरेंथेसिस। ठीक है, ये सेम पैरेंथेसिस जो इफ में लगा रहे थे, उसके बाद ये ब्लॉक, और ब्लॉक के अंदर लिखते हैं केसेस। केस केस अगर मंडे हो तो ऐसा करो। ठीक है, मंडे हो तो भाई कंसोल डॉट लॉग कर दो। टुडे इस मनुष्य डे, मनुष्य तो नहीं कहना चाहिए वो कहते हैं ना मंडे, यार मंडे आ गया यार, यार बड़ा मनुष्य दिन है यार, ऑफिस जाना पड़ेगा ये वो। ठीक है, तो इसमें भी कंडीशन ही बता रहे होते हैं। मैं आपको समझाता हूँ स्विच क्या है। टुडेज फर्स्ट वर्किंग डे, मंडे को हम फर्स्ट वर्किंग डे ही कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट केस लिखते हैं। केस यहाँ लिख दिया भाई फ्राइडे। फ्राइडे सबका पसंदीदा होता है। उसके बाद हमारे पास वीकेंड आता है, मैं लिखता हूँ यप्पी वीकेंड आने वाला है। ठीक है, अब स्विच क्या है, स्विच को ऐसे में लिखते हैं। ठीक है, ये पूरा सिंटेक्स है इसका। और यहाँ पर मल्टीपल केसेस होते हैं। यहाँ पर जैसे हम इफ एल्स लिख रहे थे ना, उसी तरीके से यहाँ पर केसेस होते हैं। अब ये काम कैसे करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर फॉर बना दिया मैंने डे के नाम से, और डे में मैंने लिख दिया भाई मंडे। अब ये मांगता है हमारे पास एक वैल्यू या एक्सप्रेशन आप कह लो। ठीक है, ये क्या कर रहा है, आप इसको जो वैल्यू प्रोवाइड करोगे ना, अब ये करेगा क्या, ये इस वैल्यू को इस केस वाली वैल्यू के साथ कंपेयर करेगा। सिंपल ये कर क्या रहा है, ये ऐसे काम कर रहा है, डे इज इक्वल टू मंडे, ये ऐसे कंपेयर कर रहा है। ये इक्वालिटी ऑपरेटर पे काम करता है। ये भी मतलब तरीका है कंट्रोल स्ट्रक्चर को करने का, इफ एल्स की तरह ही है, पर ये थोड़ा मतलब आप समझ लो कि थोड़ा क्लीनर वे है, थोड़ा रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है इससे।
इससे आप वो सारा काम जो इफ एल्स बड़ा पावरफुल है, वो सारी चीजें आप स्विच से नहीं कर सकते, पर स्विच इसका एक अल्टरनेटिव वे है। आप ऐसा समझो कि अगर आपको क्लीनर सिंटेक्स लिखना हो, आपको कोई भी मतलब वेरिएबल के हिसाब से कोई भी कंडीशन चलानी हो, कोई भी वेरिएबल में आपने वैल्यू, आपने मतलब वैल्यू के हिसाब से, सॉरी, जैसे कि यहाँ वैल्यू लिखी हुई है ना, मंडे, मंडे का एक वैल्यू है, तो वैल्यू के हिसाब से आपको वो ब्लॉक ऑफ कोड चलाना है। अब यहाँ पर वो ब्लॉक ऑफ कोड फिजिकली ऐसे ऐसे नहीं होता है, यहाँ पर ये ब्लॉक ऑफ कोड नहीं होता है, यहाँ पर ये जो है ना लिख रहे होते हैं, ये ऐसे काम नहीं करेगा, इसका सिंटेक्स कुछ अलग है, ये थोड़ा अलग है। ये काम ऐसे करता है भाई, केस, फिर केस का आप वो देते हो, वैल्यू देते हो, उसके बाद आप जो ये कोलन लगा देते हो, फिर आपको जो प्रिंट करवाना है वो आप यहाँ लिख देते हो। पर अभी आप देखोगे ये दोनों चीजें प्रिंट कर रहा है, तो एक चीज हमारे पास यूज होती है ब्रेक। अब ब्रेक लगाया तो सिर्फ उसने क्या किया, इस मंडे वाली चीज को ही प्रिंट किया, उस वो आगे गया ही नहीं। तो यहाँ पर ब्रेक का कीवर्ड लगाना लाजमी है। अगर ब्रेक का कीवर्ड नहीं लगाओगे तो ये जितने भी इसके नीचे केसेस होंगे ना, भले उससे मैच करे ना करे सॉरी, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ट्यूसडे, ट्यूसडे, और यहाँ पर लिख देता हूँ भाई थर्सडे। यार मैं यहाँ पर ट्यूसडे लिख देता हूँ, ठीक है। अब ब्रेक नहीं लगाया तो क्या किया इसने, इसने क्या किया, ब्रेक नहीं लगाया तो क्या किया इसने, जितने भी मतलब अगर ये मैच हो गई तो उसके बाद ये सारी चीजों को भी पढ़ रहा है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, ये सारी चीजों को क्यों पढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसने जो कंपेयर हुई है उसके साथ, उसको सिर्फ वो पढ़ना चाहिए। ये क्या कर रहा है, ये फ्राइडे को भी पढ़ रहा है, ट्यूसडे को भी पढ़ रहा है, थर्सडे को भी पढ़ रहा है। तो आपको एक डिफरेंस तो ये भी दिख रहा होगा कि इफ में अगर हमारी एक कंडीशन अगर ट्रू होती थी तो आगे जाता ही नहीं था, पर यहां पर देखो कि ये जैसे ही यहाँ पर ट्रू हो गई, मंडे इज इक्वल टू मंडे, इसने ये चला दिया, पर आप देखो कि वो फ्राइडे वाली स्टेटमेंट को भी प्रिंट कर रहा है भाई, ट्यूसडे वाली स्टेटमेंट को भी प्रिंट कर रहा है, तो थर्सडे वाली स्टेटमेंट को भी प्रिंट कर रहा है। तो प्रूव के लिए हम ये जंपिंग कीवर्ड यूज करते हैं, जिसको कहते हैं ब्रेक, इसको कहते हैं जंपिंग स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन, क्योंकि ये क्या कर रही है, जंप आउट करा रही है। जंप आउट का मतलब क्या है कि भाई ये आपकी जो है ना, इसने प्रिंट कर दी, उसके बाद उसको आगे जाना ही नहीं, तो क्या करेगी, ये इस ब्लॉक ऑफ कोड से आपको बाहर निकाल के आ जाएगी, तो इसको कहते हैं जंपिंग कीवर्ड है ये। तो उसकी तरह कंटिन्यू भी आता है हमारे पास जंपिंग कीवर्ड, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है, ये इसका छोटा भाई, आप समझ लो कि इफ एल्स का छोटा भाई है, पर इस थोड़ा क्लीनर वे में आपने लिखा हुआ है कोड को, ठीक है। स्विच मैं पर्सनली इतना यूज नहीं करता, ये भी मतलब कंडीशनली है ना, मतलब सारा आप यहाँ पर वो कंडीशन लिख सकते हैं भाई ये इससे बड़ा है या से छोटा है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये वैल्यू के हिसाब से उसको अपना काम चला रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आप उस वैल्यू के हिसाब से चला रहे हो कि मंडे अगर यहाँ लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ लिख दिया भाई थर्सडे, अगर मैंने यहाँ लिख दिया थर्सडे, थर्सडे, तो ये क्या करेगा, पहले इसके साथ कंपेयर करेगा मंडे के साथ, भाई ट्रू नहीं हुई, फिर इसके साथ थर्सडे को फ्राइडे के साथ कंपेयर करेगा। मतलब क्या कर रहा है बिहाइंड द सीन, थर्सडे को थर्सडे को कंपेयर करेगा, पहले मंडे से कंपेयर करेगा, टॉप टू बॉटम चलेगा, भाई ये ट्रू नहीं है, थर्सडे इज नॉट इक्वल टू मंडे, ठीक है। फिर ये नीचे जाएगा, फिर फ्राइडे के साथ कंपेयर करेगा, भाई ये ट्रू नहीं है, हटाओ इसको, इसको मत चलाओ। उसके बाद ये ट्यूसडे के पास जाएगा, ट्रू नहीं है, हटाओ इसको। उसके बाद ये थर्सडे को जाएगा, और थर्सडे दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है ये मुझे उसका आउटपुट दे रहा है, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिनट, इसको मैं डाल, मैंने यहाँ लिख दिया ट्यूसडे। अब मुझे बताओ, ट्यूसडे नहीं, मैं लिख देता हूँ फ्राइडे, फ्राइडे। अब मुझे असलमान भाई बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा। यहाँ मैंने लिखा फ्राइडे वाली फ्राइडे, को प्रिंट कराएगा। सिर्फ फ्राइडे वाली को, पूरा आउटपुट बताया ना क्या क्या आएगा। साथ भाई इसका आउटपुट क्या आएगा, सर ये खाली फ्राइडे को एग्जीक्यूट करेगा। चले देख, आजमल भाई आप क्या कहते हो
सर वो हैगा यूपीआई वीकेंड आने वाला है, उससे ये कंसोल में जो लिखा हुआ है सर ये प्रिंट करेगा। सिर्फ फ्राइडे वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, ऐसे कर रहे हो? ट्यूसडे और थर्सडे को प्रिंट नहीं करेगा? तीनों आप तीनों ऐसे ही कर रहे हो? यस सर। भाई आप लोग तीनों ही गलत लेकिन बोल रहे हो। सर एक बात सर, इसमें ब्रेक नहीं लगा हुआ, ये नीचे भी जाएगा। नीचे भी जाएगा तो वही तो मैंने जानबूझ के ब्रेक नहीं लगाया ना, ये देखो। यपी वीकेंड आने वाला है, प्रिंट तो ये करना चाहिए था, पर ब्रेक ना लगाने की वजह से तो उसने क्या किया, जितने भी इसके नीचे केसेस होंगे, जितने भी केसेस होंगे, सबको प्रिंट कर देगा। तो भाई ब्रेक लगाना लाजमी है स्टेट में, स्विच में, अगर आप चाहते हो कि आगे जाए ही नहीं और जंप आउट हो जाए प्रोग्राम से। जंप आउट का मतलब समझ में आ रहा है ना? जंप आउट गया है साथ में, जंप आउट का क्या मतलब है मैंने अभी समझाया है। सर ये ब्रेक लग जाए, उससे आगे ना जाए, उससे उससे बाहर आगे निकल ना जाए। जाके ये ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर निकल जाएगा। ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ना, उससे वो बाहर निकल के वो जितनी भी उसके नीचे स्टेटमेंट्स होगी उसको, मतलब इस ब्लॉक ऑफ कोड के बाद जितने भी स्टेटमेंट होगी उसको प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अब देखो ट्यूसडे लगा तो ट्यूसडे आ गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने ब्रेक लगा दिया है। पर इसमें अभी एक और मसला है, मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई। अब यहाँ पर देखो मंडे फ्राइडे ट्यूसडे थर्सडे है, यहाँ पर मेरे पास वेडनेसडे नहीं है, तो यहाँ पर वेडनेसडे लिखूंगा तो क्या आएगा वो देख लेते हैं। वेडनेसडे लिख दिया तो भाई वेडनेसडे पे मेरे पास कुछ शो नहीं कर रहा। यस तो सर। ये प्रॉब्लम है, ये एल्स वाली प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर शो हो रही है, क्योंकि यहाँ पर अब एल्स वाला फंडा मुझे यहाँ पर लाना है, क्योंकि मैंने क्या बता दिया, ये इफ एल्स का छोटा भाई ही है। तो यहाँ पर एल्स है तो स्विच के लिए भी कोई ना कोई एल्स होना चाहिए। तो स्विच के लिए हमारे पास यूज होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट, अब डिफॉल्ट तब चलेगा, डिफॉल्ट कब चलेगा साथ भाई? अगर ये एल्स की तरह है तो डिफॉल्ट कब चलना चाहिए आपके हिसाब से? जब सर स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए। मतलब किसी के साथ मैच ना हो। जी सर। ठीक है? मैं हूँ डिफॉल्ट डिफॉल्ट डॉन। ठीक है, मैं वो डिफॉल्ट डॉन, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कोई भी अगर मैचिंग नहीं हुई तो भाई मैं तो चलूंगा, अगर मैच हो गई इनकेस तो नहीं चलेगा, तो ये डॉन नहीं चलेगा। ठीक है, ये देखो वो डॉन नहीं चला। ये डॉन तब चलेगा जब कोई चीज मैच नहीं होगी। ये देखो, ये मोंटा मंडे से मैच नहीं हो रहा। अच्छा मैंने यहाँ लिख दिया मंडे, देखते हैं। तो ये तब भी, क्योंकि ये केस सेंसिटिव आपको पता है, ये लेटर बाय लेटर चेक करती है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये भी मतलब वही काम हो रहा है, इफ ट्रू और फॉल्स ही हो रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लिखूं मंडे इज इक्वल टू, तो ये एक्सप्रेशन किस पे रिजॉल्व होगी? अगर इसको कंसोल करूं मैं, इसको कंसोल के ना लिखता हूं, कंसोल डॉट लॉग, और इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये देखो मुझे ट्रू देगा, ये देखो ट्रू, मंडे इज इक्वल टू मंडे। तो ये बिहाइंड द सीन वही काम कर रही है, इफ एल्स वाला ही काम कर रही है। पर इफ एल्स में क्या है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपका कोई ऐसा काम है मतलब जिसमें एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है और वेरिएबल के हिसाब से आप काम करना चाह रहे हो, उस वेरिएबल की वैल्यू के हिसाब से काम करना चाह रहे हो, तो ये अच्छा तरीका है। स्विच केस बिल्कुल एक जबरदस्त तरीका है उस चीज को इम्प्लीमेंट करने का, क्योंकि अभी कंट्रोल स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना ही सीख रहे हैं ना। इफ एल्स से करना सीखा हमने, हमने पहले इफ एल्स से करना सीखा, फिर हम स्विच से करना सीख रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई? स्विच कैसे काम करता है, इफ एल्स कैसे काम करता है, यहां तक कोई सवाल हो तो पूछो। साथ भाई, अजमल भाई, सर यहां क्लियर तक है कोई सर। कंफ्यूजन? अब आपको मिलेगी असाइनमेंट्स अच्छी वाली, ठीक है ना, तो उसको कीजिएगा। इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये इफ एल्स आपकी जान नहीं छोड़ेगा। इफ एल्स जो है ना, ये आपका साथ हमेशा रहने वाला है। प्रोग्रामिंग, जितना प्रोग्रामिंग रहेगी आपकी, प्रोग्रामिंग फील्ड में रहोगे तब तक इफ एल्स आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगी प्रोग्रामिंग में, जैसे कि अरे हो गया, ये अरे जो हमने पढ़ा था ये अरे हो गया। उसके अलावा ये इफ एल्स हो गया, इसके अलावा ये लूप्स हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, फंक्शंस हो गए, ये ऐसी चीजें जो आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ने वाले। ये मतलब आप आगे जब तक प्रोग्रामिंग करते रहोगे आपको इनका यूज पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मेक श्योर करेंगे इन पे अच्छी खासी प्रैक्टिस करें, क्योंकि सिर्फ लेक्चर लेने से कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, यकीन मानो आप प्रोग्रामर नहीं बन पाओगे। प्रैक्टिस मस्ट है, इसलिए जो भी असाइनमेंट दूं उसको टाइम पे करो।
ठीक है, टाइमली करके उसको सबमिट कराओ, ताकि आपके ऊपर बर्डन ना बन जाए वो असाइनमेंट, कि आपने असाइनमेंट नहीं की, दूसरी असाइनमेंट आ गई, क्योंकि इसके बाद तो मैं अब असाइनमेंट देने ही वाला हूँ। उसके बाद ये जो आज की क्लास के बाद में मैं असाइनमेंट्स अब दबा के दूंगा, क्योंकि अब रियल काम हमारा शुरू हो रहा है इफेल्स के बाद। पहले तो सारी थ्योरी थी, मतलब वो जो हम सीख रहे थे छोटे छोटे कंपोनेंट से, अब सारे कंपोनेंट्स को मिला के, जैसे कि वेरिएबल को मिला दिया हमने, और भी बहुत सारी चीजों को मिला के हम अब आगे काम करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा। तो कोई सवाल हो तो पूछ ले, वरना मैं क्लास को एंड करता हूँ। और अटेंडेंस के लिए मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और फीस का फॉर्म मैंने सेंड कर दिया था, तो उसको भी देख लीजिएगा। कोई सवाल हो तो पूछे, वरना मैं क्लास को टर्मिनेट करता हूँ। और अटेंडेंस के लिए मुझे मैसेज कर देना। जी। आई गेस कोई भी सवाल नहीं है तो क्लास